इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड चैप्टर्स। बट बच्चों ये चैप्टर में बहुत सारे सेल रिएक्शंस है, तो कहां से क्या पढ़ना वो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब जैसे एग्जाम को कम टाइम बचा है तो स्मार्ट वर्क इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, अब ये चैप्टर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द चैप्टर हैज अ लॉट ऑफ सेल्स एंड अ लॉट ऑफ रिएक्शंस। तो ये चैप्टर पे आने वाले सारे 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क क्वेश्चंस मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाए हैं। तो इस चैप्टर पे आने वाले क्वेश्चंस अच्छे से करो, बिकॉज चैप्टर इज वेरी लेंथी, अ लॉट ऑफ रिएक्शंस। तो उसके लिए क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करो, बिकॉज ये जो क्वेश्चंस है ये बोर्ड ने दी हुई क्वेश्चन बैंक है ड्यूरिंग द कोविड एरा। यू विल फाइंड द क्वेश्चन बैंक सॉल्व्ड इन द डिस्क्रिप्शन, सो डाउनलोड इट एंड यस, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। हाय बाळांनो, वेलकम टू आवर चैनल वेदांतु महाराष्ट्र इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तुम लोगों ने मुझे लेजिट पागल कर दिया था, मैम कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है, एंड हियर इट इज। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी मन के अंदर से बोल रहा था, जिसका है तुमको इंतजार मैं हूं ना, देख लो इधर जरा मैं हूं ना। 7 मार्क का चैप्टर है, ठीक है। चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम शुरू करते हैं। कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना बच्चों की त्याच्यावर तुम्ही कितीही मेहनत करा, क्वेश्चन आल्यावर कधी कधी तो गंडतोच, ठीक है। इसीलिए एक टॉपिक को मैंने होल्ड करके रखा था कि मैं इसका तुम लोगों को आईएमपी बताऊंगी और बोलूंगी कि ये चैप्टर में स्मार्ट वर्क करो। बट तुम लोग ने जो मुझे स्पैमिंग की है हर जगह, कमेंट सेक्शन, लाइव सेक्शन, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, आई वाज लाइक नहीं, अब तो बनता है इसका पूरा वीडियो आना। चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आता बाळांनो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करने से पहले तुम लोगों को कुछ टर्म्स पता होने चाहिए, तो तुम लोगों की मैं कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर कराऊंगी और फिर हम अच्छे से लेके ये टॉपिक ही शुरू होता है। बट पहले मैंने बेसिक टर्म्स तुमको समझाए हैं, और जो अपनी स्टाइल है कि अपने को हर चीज एग्जाम्पल के साथ करनी है, वो एग्जाम्पल मैं दूंगी, ठीक है। ओके देन, ड्राई सेल। अब ये ड्राई मतलब क्या, सूखा हुआ तो नहीं बेटा। ड्राई सेल का मतलब है, इधर हम एक ऐसे सेल की बात करते हैं जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका मतलब क्या है कि केमिकल एनर्जी का मतलब है एक है बड़ा सा कंटेनर, उसमें धूप 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 करके केमिकल रिएक्शन होती है, और बिकॉज ऑफ दोस केमिकल रिएक्शन वहां पे प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी। सो धूप 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 करके ये केमिकल रिएक्शन होगी, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, उसी को हम बोलेंगे ड्राई सेल। So what is a dry cell? तो dry cell को हम बोल सकते हैं when chemical energy is converted to electrical energy. Is it clear boss? आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या? तो बॉस, इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है कि मान लो यहाँ पे एक लिक्विड है। अब कौन लिक्विड है तुमको मान लो अभी के लिए पता नहीं है, बट मैं बता देती हूँ। यहाँ पे यहाँ पे तुमने लिक्विड ले लिया पूरा का पूरा NaCl। अब जैसे ही तुमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी दे दी, NaCl में तुमने जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी दे दी, देखो यहाँ पे मैंने NaCl को दे दी है इलेक्ट्रिसिटी, तो ये स्प्लिट हो जाएगा दो में, Na+Cl माइनस, Na+Cl माइनस, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। सो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है ऐसी प्रोसेस, कैसी प्रोसेस, अच्छी प्रोसेस कि जब तुमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी दे दी, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की एंट्री हो गई वो कंपाउंड स्प्लिट हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव ने। तूने मारी एंट्री, अरे हमारा हुआ ब्रेकअप, पॉजिटिव और नेगेटिव में। देखो, ब्रेकिंग ऑफ अ कंपाउंड ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी थी तब तक वो NaCl था, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ने एंट्री मार दी, उन्होंने बोला अरे हम दोनों तो अलग है, हम तो साथ में है ही नहीं, तो Na+Cl माइनस अलग हो गया। सो ब्रेकिंग ऑफ अ कंपाउंड ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ड्राई सेल मतलब केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, ये समझ में आ गया। इलेक्ट्रिसिटी दे दी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। उसके बाद अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है, तो बहुत ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब है कि यहाँ पे हम देखने वाले हैं जुगाड़। क्या जुगाड़? कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाए,
और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। सो इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस पूरे चैप्टर में यही जुगाड़ सीखा जाएगा कि हाउ इज केमिकल एनर्जी, यानी धुप 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 करके केमिकल रिएक्शन होगी और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यानी इलेक्ट्रिसिटी यूज करके केमिकल रिएक्शंस कैसे करेंगे। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब ऐसी पढ़ाई जिसमें आप सीखोगे इंटर कन्वर्जन, इधर का उधर, उधर का इधर, इधर का उधर, उधर का इधर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पढ़ लो एक बार। एरिया ऑफ केमिस्ट्री विच इज कंसर्न्ड विथ इंटर कन्वर्जन, इधर का उधर, उधर का इधर, इधर का उधर, उधर का इधर, मतलब इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आगे बढ़ेंगे। What is इलेक्ट्रिक कंडक्शन? अब बॉस इलेक्ट्रिक कंडक्शन का मतलब है कि ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने थ्रू फ्लो हो देता था। देखो जैसे अब ये एक स्ट्रिप है, अब इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्शन। सो इलेक्ट्रिक का कंडक्शन का मतलब है बहती हवा सा था वो कौन? इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को खुद के थ्रू फ्लो होने दे। अ चार्ज ट्रांसफर, चार्ज मतलब समझ ना, इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज ना, सो इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट चार्ज। सो जब जब मैं बोलूं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, तुम बोलोगे बहती हवा सा था वो, समझ में आया? सो इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑकर्स फ्रॉम अ सब्सटेंस। सो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर पाए, उसके थ्रू जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर पाए, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्शन। ठीक है, एक मिनट रुको। जब इलेक्ट्रॉन्स उसके थ्रू फ्लो हो पाए तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्शन। उसके बाद अब दो टाइप्स ऑफ कंडक्शन है। यहां तक जो जो मैंने टर्म सिखाए समझ में आया क्या रे बाळांनो? ड्राय सेल म्हणजे काय? सुकलेला सेल। वा वा वा। जेव्हा केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होते इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये त्याला म्हणायचं सुकलेला सेल। उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की एंट्री होती है पॉजिटिव और नेगेटिव अलग हो जाते हैं। पहले वो दोनों साथ में बैठ के गुलु 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 करते हैं गार्डन में। जैसे ही पुलिस की एंट्री होती है बोलते हम तो साथ में है ही नहीं, वैसे ही ये साथ में अंदर होते। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की एंट्री होती है ये दोनों अलग हो जाते हैं, वो हुआ इलेक्ट्रोलिसिस, ब्रेकिंग ऑफ अ कंपाउंड ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पे हम सीखेंगे इधर का उधर, उधर का इधर, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक कंडक्शन, बहती हवा सा था वो, यानी जब उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स पास हो सके उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्शन। बच्चों तुमको मैं सिखाते टाइम थोड़ी क्रैक लग सकती हूँ कि मैम कितना एक्साइट होके नाचती है, बट टीचिंग इज व्हाट आई रियली लव फ्रॉम माय हार्ट। और जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मेरे को ये मैटर नहीं करता कि मैं कितनी पागल लग रही हूँ, ये मैटर करता है कि तुमको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। तुम्हारी क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, ना कि ये कि मैं पढ़ाते टाइम पूरी क्रैक दिख रही हूँ। ठीक है, ओके चलो। इलेक्ट्रिक कंडक्शन आप समझ गए, बहती हवा सा था वो मतलब क्या कि वहां से जहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर पाए, दैट इज इलेक्ट्रिक कंडक्शन। अब ये इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है दो टाइप का, एक को बोलेंगे मेटालिक कंडक्शन, एक को बोलेंगे आयनिक कंडक्शन। मेटालिक आयोनिक, मेटालिक आयोनिक। तो ये है हमारा मुंबई इंडियंस। M for metallic, I for ionic, M for metallic, I for ionic, मुंबई इंडियंस। ठीक है, देखो अब मेटालिक कंडक्शन किसको बोलेंगे, आयोनिक कंडक्शन किसको बोलेंगे? जब जब मैं पूछूं कौन से दो टाइप ऑफ कंडक्शन है तो आप बोलोगे मैम मुंबई इंडियंस, M फॉर मेटालिक, I फॉर आयोनिक। आगे बढ़ेंगे, आयोनिक कंडक्शन। अब देखो आयोनिक वर्ड में ही उसका रहस्य छुपा है, जहां पे आयंस का फ्लो हो। आयंस का फ्लो हो मतलब समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन का नहीं, आयन का। आयन मतलब कोई तो नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड, जैसे कि Cl माइनस F माइनस Br माइनस कोई भी नेगेटिवली चार्ज फ्लो कर रहा हो तो वो हो गया आयोनिक कंडक्शन। ठीक है, कौन सा आयन?
नेगेटिवली चार्ज। सो आयोनिक का मतलब है आयंस शुड फ्लो। आयंस मतलब आप समझे ना, कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मूवमेंट ऑफ आयंस, बाय मूवमेंट ऑफ आयंस। मूवमेंट ऑकर्स थ्रू मॉल्टन इलेक्ट्रोलिसिस और एक्वियस इलेक्ट्रोलिसिस। मॉल्टन मतलब ऐसे समझ लो सेमी सॉलिड, और एक्वियस मतलब लिक्विड। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलिसिस तो आप समझ गए ना, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलिसिस जब मैं बोलूं, तुमको क्या पिक्चर इमेजिन करना है? गार्डन में मस्त दो लोग बैठे की आ हा जेठालाल के लैंग्वेज में रोमांटिक वातावरण झालेला आहे और पुलिस की एंट्री होती है, वो दोनों अलग हो गए। ये हो गया इलेक्ट्रोलिसिस कि इलेक्ट्रिसिटी आते ही दोनों स्प्लिट हो गए, वो हुआ इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये जो आयोनिक कंडक्शन है, ये आपको कहाँ दिखता है? मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स में। मॉल्टन मतलब सेमी सॉलिड टाइप्स, और एक्वियस, एक्वियस मतलब लिक्विड टाइप्स। उसके बाद कंडक्शन थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। यानी ये जो आयंस है ये कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। सो व्हाट डू यू मीन बाय आयोनिक कंडक्शन? तो आयोनिक कंडक्शन का मतलब है कि यहाँ पे आयंस फ्लो होते हैं, और कहाँ से होते हैं? तो ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में या तो एक्वियस सॉल्यूशन में। ठीक है, आयंस मतलब आप समझे ना, नेगेटिवली चार्ज। उसके बाद मेटालिक कंडक्शन। अब मेटालिक का मतलब है कि यहाँ पे कुछ नहीं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कौन बहता है? तो यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट बहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो आयोनिक कंडक्शन आयंस का फ्लो, मेटालिक कंडक्शन मेटल्स का फ्लो, मेटल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। आयोनिक कंडक्शन आयंस का फ्लो, आयोनिक कंडक्शन आयंस का फ्लो, मेटालिक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन थ्रू मेटल्स इन्वॉल्व अ डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन आते कहां से? तो माझ्या बाळांनो, जर तुम्ही कोणताही मेटल घेतला, कोणताही मेटल घेतला, तो उस मेटल के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वही इलेक्ट्रॉन्स है। इंडिया वांट्स टू नो ये कौन से इलेक्ट्रॉन है। तो मेटल के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वही इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहां तक समझ गए? सो कंडक्शन मतलब वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने देंगे। दो टाइप्स के कंडक्शन है, मुंबई इंडियंस, मेटालिक, आयोनिक। आयोनिक का मतलब है आयंस का फ्लो होगा, और वो होता है मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स और एक्वियस में। और मेटालिक का मतलब है सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। ठीक है, उसके बाद द कंडक्टिविटीज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज मोर एज कंपेयर एज देयर इज कंप्लीट डिसोसिएशन। अब देखो, इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट तो आप समझ गए। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? कि जो इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव में स्प्लिट हो सके। जैसे ही उनको करंट दे दिया, वो पॉजिटिव नेगेटिव में स्प्लिट होंगे। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव में स्प्लिट हो सकता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो बहुत कम स्प्लिट होगा वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे देखो HCl है बच्चों, HCl को जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी दी वो पूरा का पूरा टूटेगा, H प्लस Cl माइनस। स्ट्रॉन्ग है ना, दो इक्वल टुकड़े होंगे। लेकिन वीक में क्या होगा? CH3COOH है, ये है CH3COO माइनस और H प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत छोटा टुकड़ा साइड में जाएगा और एक बड़ा टुकड़ा एक साइड में रहेगा, तो ये हुआ वीक। स्ट्रॉन्ग का मतलब है दो इक्वल में टूटेगा, और वीक का मतलब है एक बड़ा टुकड़ा एक तरफ, छोटू सा टुकड़ा एक तरफ। सो ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है ना, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप दो इक्वल में हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप दो इक्वल में हो गया है। सो ब्रेकअप होना, यानी केमिस्ट्री में ब्रेकअप को एक वर्ड है विच इज डिसोसिएशन। सो जब जब ब्रेकअप हो, तुम ऐसे नहीं बोलोगे दिख 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 उनका ब्रेकअप हो गया, नहीं नहीं नहीं, दिख 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 उनका डिसोसिएशन हुआ है। सो डिसोसिएशन का मतलब है ब्रेकअप। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में दोनों इक्वली डिसोसिएट हुए, इक्वली ब्रेक हुए। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे एक बड़ा टुकड़ा एक तरफ और छोटा सा टुकड़ा एक तरफ, सो ये है वीक। अब ये जो कंडक्शन है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा होता है, यानी जो दो इक्वल में ब्रेक हुए उनमें ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों इक्वल में टूटे। सो एज द डिसोसिएशन इज कंप्लीट, यानी वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं, पूरी तरीके से दिल हार चुके हैं, इसीलिए उनमें ज्यादा कंडक्शन है और इनमें कम,
वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट टू अ वेरी लेस एक्सटेंट, ये ज्यादा नहीं टूट पाते, ये ज्यादा नहीं टूट पाते, इसीलिए इनमें कम कंडक्शन, इनमें ज्यादा कंडक्शन। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मोर कंडक्शन। देखा तुम लोग ने, समझा कि लेट क्यों आया वीडियो? मैं पिछले ट्यूसडे ही करने वाली थी क्योंकि मेरी आवाज चली गई थी मैराथन ले लेके, और मैं कम एनर्जी में कुछ भी बकवास तुमको नहीं पढ़ाना चाहती थी। आई वांटेड टू टीच विद फुल एनर्जी। और हाँ, इस सैटरडे को मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पार्ट 2 ऑर्गेनिक के मोस्ट एक्सपेक्टेड लेके आ रही हूँ 8 बजे, सैटरडे 27 दिसंबर। ओके, डोंट स्किप इट। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन। अब ध्यान से सुनो, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब देखो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, फ्लो हो रही है, फ्लो हो रही है, लेकिन रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो उसको बोलेगा स्टॉप, रेड लाइट ऑन द सिग्नल। सो रेजिस्टेंस का मतलब है जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को स्टॉप करेगा। रेजिस्टेंस का मतलब है जो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं अंदर जाने दूंगा। सो रेजिस्टेंस का मतलब है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देगा, और कंडक्टेंस का मतलब है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देगा। अब यहाँ पे आता है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या बोलता है? R यानी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I। R रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I। बच्चों व्हाट इज V? V is volt and I is current and R is resistance। ठीक है, वोल्ट यानी उसको पोटेंशियल डिफरेंस हम बोल देंगे। सो R इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है, V ना I, R इज इक्वल टू V ना I, V ना V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, I फॉर इलेक्ट्रिक करंट। सो R इज इक्वल टू V ना I, V ना V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, I फॉर इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे याद रहे, V फॉर वेदांतु, R इज इक्वल टू V I, V फॉर वेदांतु, वेदांतु I। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, अब ये तो समझ गए रेजिस्टेंस, V है पोटेंशियल डिफरेंस, I है इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो बच्चों ध्यान से देखो, बाळांनो नीट लक्ष द्या, जागते रहो। V अपॉन I, V यानी पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम मेजर करते हैं वोल्ट में, इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में। अब जब ये एम्पियर ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा इनवर्स। रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं ओहम में। सो ओहम इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन I। पोटेंशियल डिफरेंस को ले लिया V, इलेक्ट्रिक करंट को ले लिया I। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट लिख दिया वोल्ट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट लिख दिया एम्पियर। जब ये एम्पियर नीचे से ऊपर आ जाएगा, साइन उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये देखो R इज इक्वल टू, इसका यूनिट है V, इसका यूनिट है A। अब रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम, तो V, और ये A ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा इनवर्स, ये हो जाएगा इनवर्स। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ तक क्लियर है सबको? अरे हम आगे कैसे आए? हाँ, उसके बाद यहाँ तक क्लियर है। अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देता, और कंडक्टेंस मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होना है। सो कंडक्टेंस मतलब वो बोलेंगे हमको जाना है जाना है जाना है जाना है, रेजिस्टेंस बोलेगा रुक जा रुक जा रुक जा। सो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस का 36 का आंकड़ा है। कंडक्टेंस बोलेगा जाने दो जाने दो जाने दो, रेजिस्टेंस बोलेगा रुक जा रुक जा रुक जा, तो दोनों का 36 का आंकड़ा है। तो कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं G से। अब दोनों का 36 का आंकड़ा है, यानी इनवर्स रिलेशन, यानी इनवर्स रिलेशन। कंडक्टेंस मतलब वो बोलता है लेट अस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंस बोलता है ना 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 ना, तो ये हो गया इनवर्स रिलेशन। सो अगर कंडक्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस कम होगा। तो दोनों का है 36 का आंकड़ा। अब इसका यूनिट क्या है? G इज डिनोटेड बाय सीमेंस। ठीक है, G इज डिनोटेड बाय सीमेंस। अब दोनों का 36 का आंकड़ा है, तो अगर आपने ले लिया कंडक्टेंस यानी S सीमेंस, तो 36 का आंकड़ा है, तो ओहम हो जाएगा इनवर्स, ओहम हो जाएगा इनवर्स। ये देखो दोनों का 36 का आंकड़ा है। अरे हो बोला, हो दोनों का 36 का आंकड़ा है, तो कंडक्टेंस को ले लिया सीमेंस, रेजिस्टेंस को ले लिया ओहम। अब 36 का आंकड़ा है, तो ये अब नीचे है डिनोमिनेटर में, ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ओहम इनवर्स, ओहम इनवर्स। समझ में आया क्या?
या तो ए वी इनवर्स। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद यहां तक सबको क्लियर है? उसके बाद एक और चीज यहाँ पे आती है, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ को और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया को। सो जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, लेकिन एरिया को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब प्रोपोर्शनैलिटी आई तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट ले लो रो, तो इसको ऐसे रो ले लो कांस्टेंट L अपॉन ए। समझ में आया क्या? सो रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला आ गया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू L बाय ए। ओके 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 ओके, ये देखो ठीक है ठीक है ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस बोलता है वी ना आई, वी ना आई, वी अपॉन आई। व्हाट इज वी? वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, आई इज द इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस को दिखा दिया ओहम में, V को दिखा दिया वोल्ट में, I को आपने दिखा दिया एम्पियर में, वो ऊपर आ गया एम्पियर इनवर्स। अब कंडक्टेंस का और रेजिस्टेंस का 36 का आंकड़ा है, जितना ज्यादा कंडक्टेंस उतना कम रेजिस्टेंस, इनवर्स रिलेशन। सो कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय आर, 1 बाय आर मतलब 1 बाय ओहम, 1 बाय ओहम ऊपर आ गया, हो गया इनवर्स, और कंडक्टेंस को हम लिखते हैं सीमेंस में, सो सीमेंस इज इक्वल टू ओहम इनवर्स। ठीक है, चलो बढ़े आगे। ओके हाँ, और ये रेजिस्टेंस किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? लेंथ को, और इनवर्स किसको प्रोपोर्शनल है? एरिया को। कांस्टेंट आ जाएगा, रो ले लो कांस्टेंट। आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, मुझे पानी पीने दो 1 मिनट। ध्यान से देखिए इस मासूम को, देखो। अरे बच्चों, G यानी होता है कंडक्टेंस, G म्हणजे कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? रेजिस्टेंस को। सो G है कंडक्टेंस और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस को। अब रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस होता है L अपॉन ए। हमने अभी तो देखा रे गजनी, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। देखा कि नहीं? देखा कि नहीं? देखा कि नहीं? तो अब हम क्या करेंगे, वही वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये देखो G इज इक्वल टू 1 अपॉन व्हाट इज आर? L अपॉन ए। व्हाट इज आर? L अपॉन ए। अब ये जो A है ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है। तुमको समझा? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इसके नीचे है। अब जो चीज डिनोमिनेटर के नीचे के नीचे, नीचे के नीचे, वो आ जाएगी ऊपर। तो G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मतलब ये ऊपर आ गया और ये L नीचे आ गया। अब प्रोपोर्शनैलिटी आई है तो कोई तो कांस्टेंट आएगा, तो G इज इक्वल टू K इंटू A अपॉन L। समझ में आया क्या? सो कंडक्टेंस का और रेजिस्टेंस का 36 का आंकड़ा है, सो G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया को। डाल दो 1 अपॉन L बाय ए, 1 अपॉन L बाय ए। अब ये जो A है ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, उसको ले लो ऊपर, सो G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A बाय L। उसके बाद अब यहाँ पे आएगा कोई तो कांस्टेंट और वो कांस्टेंट होगा K। सो G इज इक्वल टू K इंटू A बाय L। समझ में आया क्या? याद देखो G इज इक्वल टू K इंटू A, जो हमने पीछे लिखा K इंटू A अपॉन L। ठीक है, आता मैम है G K का आया है, आपने ये K क्या लिया? तो बॉस K इज नथिंग बट द कांस्टेंट, K इज नथिंग बट द कांस्टेंट, तो K को ले लिया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। उसके बाद अब देखो, द कंडक्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब क्या है?
तर बाळांनो, इन सिंपल वर्ड्स कंडक्टेंस का मतलब है कि हमको ये देखना है, इन आंखों में देखना है। कंडक्टेंस का मतलब है कि वो कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, वो कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, उसको हम बोलेंगे एरिया ऑफ कंडक्टेंस इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। सो वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है उसको हम बोलेंगे कंडक्टेंस। और फिर उसके बाद कंडक्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब लेंथ। यहाँ पे ये फालतू में कंफ्यूज करने के लिए दिया था टेक्स्ट बुक में स्टेटमेंट, तुम बस इतना याद रखो। कंडक्टेंस का मतलब है दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट कैन कंडक्ट, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को खुद के थ्रू पास होने दे सकता है, दैट इज कंडक्टेंस। आगे बढ़ेंगे हाँ, मोलर कंडक्टिविटी। अब बॉस यहाँ पे आता है मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। अब मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी बिल्कुल सेम है, एकदम सिंपल वर्ड्स में सांगते। कंडक्टेंस का मतलब है वो कितने लोगों को अपने अंदर से जाने देगा। सो कंडक्टेंस मतलब ना एक दरवाजा है, जो दरवाजा इसके घर में है, अब वो कितने लोगों को अपने घर के दरवाजे से जाने देगा, दैट इज कंडक्टेंस। लोगों को यानी इलेक्ट्रॉन्स को, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को खुद के थ्रू जाने देगा, दैट इज कंडक्टेंस। सो कंडक्टेंस म्हणजे किती इलेक्ट्रॉन्स त्याच्या थ्रू जाऊ शकतात। अब मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, कंडक्टेंस तो आप समझ गए कितने इलेक्ट्रॉन्स को जाने देगा। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है कि यहाँ पे आप क्या करोगे, द कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस। अब वो कितनी, देखो कंडक्टेंस का मतलब है वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी बोलता है रुक, तेरा बाप आया, वो बोलता है अब मैं टेस्ट करूंगा, लेकिन मैं कैसे टेस्ट करूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आयंस। सो द कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यानी कितने सोल्यूशन में। और इसका फॉर्मूला देखो, मोलर कंडक्टिविटी को हम ऐसे सिंबल से दिखाते, टोपी टोपी टोपी, उसको बोलते हैं कैप, ये अपने को टोपी पहना देता है, कैप। और इसका फॉर्मूला है K/C। अब इसको मैं कैसे याद रखती हूँ, KBC। KBC कौन बनेगा करोड़पति, 7 करोड़। जब मैं बोलूंगी मोलर कंडक्टिविटी आप बोलोगे 7 करोड़। KBC, K/C, 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 K/C। कैप क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। K को अब हम ले लेंगे यहाँ पे कांस्टेंट, और C को हम ले लेंगे कॉन्सेंट्रेशन, यानी इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस ना, तो कितने आयंस है वो भी तो देखना है। सो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू KBC। क्या है फॉर्मूला, KBC, कैप इज इक्वल टू KBC, 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 K/C, यूनिट सीमेंस पर मीटर। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, क्यों पढ़ना है, क्या राज है मैम, काहे पढ़ा रहे हो, 7 मार्क को है पता है, पण का शिकवताय, तर बाळांनो आपण का शिकतोय मोलर कंडक्टिविटी, तर यहाँ पे अपने को ये पता लगाना है कि व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, आपने सब्सटेंस की क्वांटिटी ले ली 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, और आपने उसको डिसॉल्व कर दिया इलेक्ट्रोलाइट में। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस ले लिया और आपने उसको डिसॉल्व कर दिया इलेक्ट्रोलाइट में, और वो इलेक्ट्रोलाइट प्लेस्ड है बिटवीन 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड्स, ये 2 इलेक्ट्रोड्स है ऐसे, और इसमें आपने प्लेस कर दिया, इस 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड्स में आपने एक लिक्विड प्लेस कर दिया, इस 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड्स में आपने एक लिक्विड प्लेस किया, और ये जो लिक्विड है इसमें क्वांटिटी कितनी डाली आपने, 1 मोल, इसमें आपने क्वांटिटी कितनी डाली, 1 मोल। सो व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस डाल दिया इलेक्ट्रोड्स में, और ये इलेक्ट्रोड्स में 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डाल दिया जो प्लेस्ड है 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड्स के बीच में, और वो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है, और वो टाइम हमको अगर चेक करना हो कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, उसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। सो सिग्निफिकेंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है कि हमको अगर चेक करना हो कि वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, की तो किती प्रमाणात इलेक्ट्रिसिटी है, बघा इलेक्ट्रिसिटी कॅरी करणं म्हणजे कंडक्टन्स, पण तो किती प्रमाणात इलेक्ट्रिसिटी कैरी करतो, कितने अमाउंट में वो कैरी कर सकता है, ये अगर हमको चेक करना हो तो वी हैव टू यूज मोलर कंडक्टिविटी। सो व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन अ इलेक्ट्रोलाइट, ये है इलेक्ट्रोलाइट, ये है इलेक्ट्रोलाइट,
इसमें हमने डाल दिया 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, और कैसे डाल दिया, यहाँ पे 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड लगा दिए। ट्रोड यानी आप ऐसे रख सकते हो, स्पेलिंग में ही आता है रॉड। 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और उनके बीच में कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ये चेक करना हो तो दैट इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। एक बार पढ़ लो, व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, सपोज द सॉल्यूशन इज प्लेस्ड बिटवीन 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड्स 1 centimeter apart and large enough to accommodate electrical conductance, it is exhibited by its molar conductivity। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब देखो रिलेशन बिटवीन K एंड कंडक्टिविटी, यानी कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या फर्क है, सिर्फ 1000 का फर्क है। किसका, 1000 का। कंडक्टिविटी को हम दिखाते हैं कैप इज इक्वल टू KBC, K/C। अब बस 1000 का फर्क है, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, बस 1000 का फर्क है, यानी इसको मल्टीप्लाई करो 1000 से। सो रिलेशन बिटवीन K एंड कंडक्टिविटी आप कैसे बोलोगे, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी में कैसा डिफरेंस है, कैप इज इक्वल टू K/C था, अब यहाँ पे बस 1000 रुपए का फर्क है। सो K इंटू 1000/C, K इंटू 1000/C। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट देखो, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। ऑन डाइल्यूशन टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज as a result of increase in degree of dissociation. As increase in total number of ions is not proportional to the dilution, therefore the number of ions per unit solution decreases, results in the decrease of conductivity, decrease in concentration of solution। अब देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर आपने सोल्यूशन में बहुत ज्यादा पानी डाल दिया, ध्यान से देखो, फिर मैं ये आपको टेक्सचुअल लैंग्वेज में पढ़ने को पानी दूंगी, बोल रही थी टाइम दूंगी। अब इसमें कोई तो सोल्यूशन है, ठीक है, कोई तो सोल्यूशन है। आता बाळांनो, जब कोई सोल्यूशन में पानी नहीं रहता, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब इसमें पानी ना हो, तो जब पानी नहीं होता उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। अब पानी नहीं होता तो कॉन्सेंट्रेटेड है, सही है। अब जब आपने इसमें पानी डाल दिया, आपने इसमें क्या कर दिया, पानी डाल दिया, तो इसका मतलब है आपने इसको डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट समझ रहे हैं आप, कि पानी डाल डाल के उसको डाइल्यूट कर दिया। जैसे मम्मी क्या करती है कि कोई तो बहुत अच्छी सब्जी बनी है, वाह वाह वाह, रात में खा लेगी, सुबह के लिए थोड़ी बची होगी तो पानी डाल के उसको डाइल्यूट करेगी। सो डाइल्यूट करना मतलब उसमें पानी डालना, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब विदाउट पानी, डाइल्यूट करना मतलब विथ पानी। अब आपने जैसे ही इसमें डाइल्यूट कर दिया, म्हणजे तुम्ही जसं बाळांनो ह्याच्यात पाणी टाकलं, पाणी टाकल्या टाकल्या काय होणार, पाणी टाकल्या टाकल्या काय होणार बाळांनो, जसं तुम्ही ह्याच्यात पाणी टाकलं त्याचं जे डिसोसिएशनचं प्रमाण आहे, म्हणजे ब्रेकअपचं जे प्रमाण आहे ते ब्रेकअपचं प्रमाण वाढणार। देखो पढ़ो यहाँ पे, ऑन डाइल्यूशन विथ टोटल नंबर ऑफ आयंस it results in increases the degree of dissociation। यानी जैसे जैसे आपने उसमें पानी डाल दिया, पानी डालने की वजह से उसका डिसोसिएशन यानी उसका ब्रेकअप बढ़ गया। पानी डालने की वजह से उसका ब्रेकअप जो है वो ब्रेकअप बढ़ गया, और उसके वजह से पानी अभी ज्यादा डाल दिया तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, यानी जो एक्चुअल आयंस है वो कम हो गए और पानी ज्यादा हो गया। जैसे दूध वाले दूध में पानी डालते हैं, वो इतना पानी डाल देते हैं कि दूध कम पानी ज्यादा हो जाता है, वैसे ही आपने उसको इतना डाइल्यूट कर दिया कि कॉन्सेंट्रेटेड आयन कम पानी ज्यादा हो गया, और उसके वजह से उसका जो कंडक्शन है, मतलब वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना कम हो जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना बंद हो जाता है। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। उसको हम बोलेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। यानी कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि हम उसमें लेंगे विदाउट वाटर। अब जैसे ही वाटर डाल दिया यानी उसको डाइल्यूट कर दिया, अब पानी डालने की वजह से उसके अंदर के आयंस कम हो गए। अब आयंस कम हो गए तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो इलेक्ट्रिसिटी भी कम हो गई। Therefore, the number of ions per unit volume of solution decrease, आयंस कम हो गए। This results in decrease of conductivity। So पानी डालने पर कंडक्टिविटी खत्म नहीं, कम हो जाएगी। जैसे सब्जी में पानी नहीं डाला होगा, सूखी सूखी बहुत बढ़िया लगी,
जैसे ही बहुत सारा पानी डाल दिया टेस्ट कम हो गई। वैसे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड था तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा था, जैसे ही उसमें आपने बहुत पानी डाल दिया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना कम कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। अब द मोलर कंडक्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना मतलब कंडक्टिविटी, वो बोलेगा इलेक्ट्रॉन्स को जाने दे 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 जाने दे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। अब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा लेकिन 1 मोल ऑफ सोल्यूशन के लिए। जब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा लेकिन 1 मोल ऑफ सोल्यूशन के लिए कंडक्ट करेगा, उसको हम बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना यानी कंडक्टिविटी, लेकिन 1 मोल के लिए करना यानी मोलर कंडक्टिविटी। द मोलर कंडक्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन। ठीक है, इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन द इंक्रीज नंबर ऑफ आयंस produced solution by 1 mole of electrolyte leads to increase in molar conductivity. So in short, जितना ज्यादा concentrated solution रहेगा, ठीक है, उतना वो more electricity conduct करेगा, more conduction, और जैसे ही आपने उसको डाइल्यूट कर दिया, आज ब्लू है पानी 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 और दिल भी सानी 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 सानी, यानी क्या, डाइल्यूट कर दिया तो कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और कॉन्सेंट्रेटेड रख दिया तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। सो कॉन्सेंट्रेटेड मोर कंडक्शन, डाइल्यूट लेस कंडक्शन। पुढे जाऊयात। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। अब यहां पे आपको कुछ नहीं है, देखो डाइल्यूशन हैज नो इफेक्ट ऑन मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी पे उसका फर्क पड़ता है। कंडक्टिविटी का मतलब आप समझ रहे हो, कंडक्टिविटी मतलब आप कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करिए, बस इतना ही आप देख रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है म्हणजे कंडक्टिविटी, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होणं पण 1 मोल तुम्ही कॉन्सन्ट्रेशन घेतलंय। 1 मोलची क्वांटिटी घेऊन 1 मोल का क्वांटिटी लेकर आप कंडक्शन चेक करते हो तो मोलर कंडक्टिविटी, और आप सिर्फ कंडक्टिविटी चेक करते हो तो वो कंडक्टिविटी। मतलब उसमें कोई सोल्यूशन की बाधा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है कि नहीं ये चेक करना कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है कि नहीं इन 1 मोल, उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब कंडक्टिविटी के केस में ज्यादा पानी डाल दिया तो वो कंडक्टिविटी कम कर देगा, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी के केस में इलेक्ट्रिक उस पे डाइल्यूशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे दो चीजें हैं ना बच्चों, अरे असं काय करतो रे, कंडक्टिविटी मतलब चेक करना है इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट कर सकता है कि नहीं, और मोलर कंडक्टिविटी मतलब चेक करना है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है कि नहीं, लेकिन क्वांटिटी कितनी होगी, क्वांटिटी होगी 1 मोल। क्वांटिटी कितनी होगी 1 मोल। समझ में आ गया। सो क्वांटिटी 1 मोल में चेक कर दिया तो मोलर कंडक्टिविटी, और सिर्फ अगर चेक कर दिया 1 मोल में कितना है तो मोलर कंडक्टिविटी, और अगर आपने चेक कर दिया कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है कि नहीं, दैट इज कंडक्टिविटी। अब ठीक है, कंडक्टिविटी के केस में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, डाइल्यूशन होगा तो कंडक्टिविटी कम होगी। बट यहां पे इन दिस केस नो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, नो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, नो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। कंडक्टिविटी के केस में 1 इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है कि नहीं, देखो मोलर कंडक्टिविटी 1 मोल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है कि नहीं, देखो यहाँ पे डाइल्यूशन बढ़ेगा कंडक्टिविटी कम होगी, यहाँ पे डाइल्यूशन का नो इफेक्ट। नेक्स्ट है बच्चों कोल्हार्स लॉ, व्हेरी 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 इंपॉर्टंट। आता बाळांनो मी हे तुमच्याकडून स्टोरी फॉर्मॅट मध्ये लर्न करून घेणार। कोणत्या फॉर्मॅट मध्ये लर्न करून घेणार बाळांनो, स्टोरी फॉर्मॅट मध्ये। ठीक है, रेडी आहोत? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज कोल्हार्स लॉ। ठीक है, अब बच्चों कोल्हार्स लॉ में देखो क्या होता है,
नीट 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 आएगा। दो भाई है, ठीक है, एग्जाम्पल तुम लोग समझ गए तो लॉ लर्न हो जाएगा। दो भाई है, ये एक भाई है, ये एक भाई है, ये एक भाई है, ये एक भाई है। अब बच्चों इनके घर में ना पानी घुस गया, इनके घर में पानी घुस गया और इनके सारे पैसे खत्म हो गए। दो भाई है, इनके घर में पानी घुस गया, सारे पैसे खत्म हो गए। अब एक भाई इधर गया पैसे कमाने, एक भाई ये डायरेक्शन में गया पैसे कमाने। दोनों देखो, दोनों दो भाई, दोनों तबाही, एक घर में रह रहे थे, तबाही हो गई, घर में पानी घुस गया पूरा, सारे पैसे चले गए। एक भाई गया ये डायरेक्शन में पैसे कमाने, दूसरा भाई गया वो डायरेक्शन में पैसे कमाने। बच्चों दोनों ने पैसे कमाए और आखिर में घर में किसके हाथ में पैसे, किसके लिए कमाते, घर वालों के लिए। वेरी गुड, तो वो पैसे कमा के लाए और घर में लाके मम्मी के हाथ में दे दिए। किसके हाथ में दे दिए, मम्मी के हाथ में। मम्मी हो गई हमारी मोलर कंडक्टिविटी। और ये जो दोनों भाई है इनको हम बोलेंगे आयन, दोनों भाइयों को हम बोलेंगे आयन। घर में पानी घुस गया, दोनों आयन आजू बाजू वाले डायरेक्शन में गए पैसे कमाने और पैसे कमा के उन्होंने लाकर दे दिए मम्मी को। मम्मी यानी मोलर कंडक्टिविटी। और ये एक थोड़ा खड़ूस है, एक थोड़ा अच्छा है, लेकिन जब उनपे मुसीबत आई उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे इसका नेचर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, मैं क्यों करूं। वो दोनों जाके पैसे कमाने लग गए irrespective of each other's nature, irrespective of each other's nature। अब लॉ देखो क्या बोलता है, the law states that at infinite dilution, यानी दोनों के घर में पानी घुस गया, infinite dilution, each ion migrates independently of its co-ion, यानी ये आयन अपना अपना इंडिपेंडेंटली इधर गया, ये आयन अपना अपना इंडिपेंडेंटली उधर गया। each ion migrates independently of its co-ion and contributes to the total molar conductivity। बट दोनों ने पैसे लाके किसको कंट्रीब्यूट किए, मम्मी को, यानी मोलर कंडक्टिविटी को ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट irrespective of the nature of the other ion। इसने मुसीबत के टाइम ये नहीं सोचा कि अरे मेरा भाई खड़ूस है मैं क्यों करूं, इसने ये नहीं सोचा मेरा भाई खड़ूस है मैं क्यों करूं। उन्होंने पैसे कमा के लाके दिए irrespective of the nature of its co-ions। तो अब हम लॉ देखेंगे। द लॉ स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी जब घर में पानी घुस गया था, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स को-आयन। एक इधर गया, एक इधर गया, माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स को-आयन। दोनों ने पैसे किसको लाके दिए, मम्मी को। एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी, एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन। दोनों ने लाके मम्मी को पैसे दिए और दोनों को एक दूसरे के नेचर से कुछ लेना देना नहीं है, irrespective of the nature of its co-ion। ठीक है, देखो, the law states that at infinite dilution each ion migrates independently of its co-ion and contributes to the total molar conductivity of the electrolyte irrespective of the nature of its co-ion। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समझ गए ना। दोनों भाई है, दोनों के घर में पानी घुस गया, पैसे खत्म हो गए, पानी घुस गया मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दोनों अपने अपने रास्ते पैसे कमाने निकल गए। दे माइग्रेट इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स को-आयन। पैसे लाके किसको दिए, कंट्रीब्यूट टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी, यानी मम्मी को लाके दिए। और दोनों को एक दूसरे के नेचर से कोई लेना देना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द अदर आयन। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, कैट नॉट इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट पॉजिटिव प्लस n, यानी नंबर ऑफ मोल्स, लैम्बडा नॉट नेगेटिव। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉजिटिव प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नेगेटिव, और ये है लैम्बडा। लोमड़ी नहीं रे, लैम्बडा, लोमड़ी नहीं। नेक्स्ट एप्लीकेशन की ये कहाँ यूज होता है, द थ्योरी कैन बी यूज टू कैलकुलेट द टोटल मोलर कंडक्टिविटी। क्या निकालने के लिए यूज होती है, टू कैलकुलेट द टोटल मोलर कंडक्टिविटी। द थ्योरी इज particularly useful in calculating lambda naught values for weak electrolyte। What is lambda naught, ये चार्ट में मुझे बोलो। नेक्स्ट मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अब देखो ये जो डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से, डिसोसिएशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से। डिसोसिएशन यानी ब्रेकअप, ब्रेकअप को डिनोट करते हैं अल्फा से। अल्फा का फॉर्मूला है कैप सी अपॉन कैप नॉट। कैप सी, कैप्सिकम, कैप्सिकम की भाजी, कैप्सिकम माहिती है ना, कैप्सिकम को क्या बोलते हैं, शिमला मिर्च, कैप्सिकम, कैप्सिकम, ओ फॉर कम, सी फॉर कम, बट कम की स्पेलिंग में ओ तो आता ही है, तो कैप्सिकम, कैप्सिकम।
ठीक है, और अल्फा यानी डिसोसिएशन। देखो कैप्सी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट कॉन्सेंट्रेशन C, मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C और मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। सो अल्फा इज इक्वल टू कैप्सिकम, अल्फा इज इक्वल टू कैप्सिकम, कैप्सी अपॉन कम, कैप्सी आजा आजा दल निचोड़े रात की मटकी फोड़े, मटकी ना। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट देखो, एक मिनट रुको, रेडी रेडी रेडी, चलो नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। The conductivity of a solution can be determined from the resistant measurement by Wheatstone bridge. अब Wheatstone bridge ना एक ऐसा क्या बोल सकते हैं स्ट्रक्चर है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमको रेजिस्टेंस बताएगा कितना है। क्या बताएगा? रेजिस्टेंस। आता बाळांनो मला एक सांगा, रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी का 36 का आंकड़ा है। अब अगर रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी का 36 का आंकड़ा है तो अगर आपने रेजिस्टेंस निकाला और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आया तो आप समझ जाना कंडक्टिविटी कम है। समझ में आया? सो रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी का 36 का आंकड़ा है। सो यहाँ पे होगा क्या, दिस Wheatstone bridge will help you to calculate, can be determined from resistance measurement. So ये Wheatstone bridge आपको help करेगा to find out the resistance. रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी का 36 का आंकड़ा है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी कम कंडक्टिविटी, जितना कम रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। आगे बढ़ेंगे। अब ये डायग्राम देखो, आपको जितना बोल रही हूँ ना बच्चों उतना ही करो, ठीक है। मैंने टेक्स्ट बुक के सीक्वेंस से सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, बट दैट विच आई एम टेलिंग यू टू डू दैट यू हैव टू डू वेरी प्रॉपर्ली। कंडक्टिविटी सेल, अब ये Wheatstone की डायग्राम देखो, देखो कुछ नहीं है, एक ऐसा कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है। अब कंटेनर में आपको ना दो प्लेट्स डालनी है, ये पहली और ये दूसरी। ये दो प्लेट डाल दी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये प्लेट्स को दे दो प्रोटेक्शन, ये प्लेट्स को दे दो प्रोटेक्शन। अब इन प्लेट्स को कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए, तो ये देखो, इनको लगा दो बॉडीगार्ड 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 बॉडीगार्ड। प्लेट्स को लगा दिया बॉडीगार्ड, और उसमें ये लिक्विड कहाँ तक भरा हुआ है, ये देखो यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है। सो सिंपल है सिंपल है सिंपल है। एक ले लो बीकर, बीकर में ये दो प्लेट लटका दो, प्लेट को बॉडीगार्ड लगा दो और लिक्विड यहाँ तक भरा है। अब ये बॉडीगार्ड जो है, ये बॉडीगार्ड हो गया हमारा ग्लास ट्यूब। डायग्राम निकालने की इजी तकनीक समझ गई तुमको, कळालं का? इजी मेथड। आता त्याला जो बॉडीगार्ड तुम्ही दिलाय दैट इज ग्लास ट्यूब, अंदर जो लिक्विड भरा है वो है सोल्यूशन, और ये जो प्लेट्स है इसको हम बोलेंगे प्लैटिनम प्लेट्स। ये प्लेट्स को हम बोलेंगे प्लैटिनम प्लेट्स। तो कंटेनर लेना, कंटेनर में दो वो प्लेट डाल दो, उसको ग्लास का बॉडीगार्ड लगा दो और भर दो उसमें सोल्यूशन, खत्म। ठीक है ठीक है ठीक है, बस ये डायग्राम देख लेना एक बार। चला जाऊयात पुढे। ओके, नेक्स्ट है सेल कांस्टेंट। अब यहाँ पे भी आप इतना ही देखोगे जो हमने पिछली बार किया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A। कंडक्टेंस कितना होता है? 1 by R। सो 1 by R का मतलब है 1 L by A। ये A ऊपर आया, A by L। यस और नो? बस इधर इतना ही याद रखोगे तो काफी है मेरे दोस्त, काफी है मेरे दोस्त। ठीक है, एक बार ये पढ़ लो, पढ़ना है तो। सेम ईयर, जस्ट सी दिस डायग्राम फॉर वंस। ये जो Wheatstone मीटर ब्रिज है इसको ये मेजरमेंट का लगा दिया। ये डायग्राम इफ यू सी इट्स फाइन, इफ यू डोंट सी देन ऑल्सो इट्स फाइन। देन वी आर कमिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब यहां से कुछ कुछ सेल्स पे क्वेश्चन आते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का मतलब क्या है? तो बस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का मतलब है, अब ये सेल्स में दो तीन चीजें रहेगी। एक रहेगा इलेक्ट्रोड, यानी ये जो रॉड बीच में डिप किए हैं वो इलेक्ट्रोड रहेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें रहेगा लिक्विड, इसमें रहेगा लिक्विड।
सो इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स कैसे साथ में इनका रिश्ता बनता है वो हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में। यानी ये जो इलेक्ट्रोड है, ये जो रॉड है अंदर, इस रॉड का और केमिकल्स का कैसा रिश्ता बनता है वो हम देखेंगे। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल दोनों का गुल्लू 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 गुल्लू। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट ऑफ टू मेटल प्लेट्स। मेटल प्लेट्स यानी समझे ना, वो इलेक्ट्रोड, वो रॉड जो अंदर होते हैं, टू और कार्बन रॉड्स। देखो ट्रोड में ही रॉड है। These electronic conductors are dipped into electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट यानी लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, और आयोनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइट यानी आप समझ गए, लिक्विड विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल है। सो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स कैसे हाथ में हाथ डाल के चलते हैं। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है इलेक्ट्रोलाइट यानी ऐसा लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और दूसरा इज द मेटल प्लेट यानी रॉड। समझे? अब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, या ये इसमें दो रिएक्शन साथ में होते हैं। एक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो एक साइड चलेगा ऑक्सीडेशन सा कार्यक्रम, एक साइड चलेगा रिडक्शन सा कार्यक्रम। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसी सेल्स है जहां से एक साइड होगा ऑक्सीडेशन सा कार्यक्रम, यहां से ऑक्सीडेशन, यहां से रिडक्शन, दोनों का आधा काम बनेगा। ठीक है, उसके बाद द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ऑकर्स एट इलेक्ट्रोड। अब आप बोलोगे कि मैम ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एक साइड ऑक्सीडेशन एक साइड रिडक्शन, एक साइड ऑक्सीडेशन एक साइड रिडक्शन, ये होता कहाँ है? तो बॉस ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है, ये उस इलेक्ट्रोड पे होता है, उस रॉड पे होता है। तो जब मैं बोलूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो आप बोलोगे मैम, बकरी मत बनना मैम, यहाँ पे दो चीजें होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मैं पूछूंगी कहाँ होती है, दिखा, तो आप बोलोगे मैम वो जो दो रॉड डाले हैं आपने इलेक्ट्रोड, उस पे होता है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, उस पे होता है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर मेड ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन occurs at one electrode and the reduction half reaction occurs at other electrode. एक पे ऑक्सीडेशन एक पे रिडक्शन। The net cell reaction is the sum of these half reaction. जो ओवरऑल रिएक्शन निकलती है वो ये दोनों का एडिशन होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, एसी बंद करने दो, बाप रे बाळांनो माझे एवढे केस गळताय ना, मला वाटतं मी टकली होणार आहे थोड्या दिवसात। खाली बघते तर नुसते केसच केस आहे। तुमचे पण गळत असतील टेन्शननी का? मला वाटतंय नाही, तुम्ही तर टेन्शन घेत नाही, तुमच्यावरचे माझेच केस गळत आहे। ठीक है, चला अब इलेक्ट्रोड देखो क्या है बच्चों। इलेक्ट्रोड का मतलब मैंने आपको बता दिया, ये जो दो रॉड्स अंदर जाते हैं, ये जो रॉड्स दो अंदर जाते हैं इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रोड जरूरी क्यों है? अरे अभी तो देखा, एक पे होगा ऑक्सीडेशन एक पे होगा रिडक्शन, इसीलिए ये इलेक्ट्रोड जरूरी है। देखो इलेक्ट्रोड्स आर द सरफेस ऑन विच, यानी जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रोड्स आर द सरफेस ऑन विच ऑक्सीडेशन एंड हाफ रिएक्शन टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रोड्स मे और मे नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। कुछ इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं ठीक है हम इस रिएक्शन का हिस्सा होंगे, कुछ इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं हम नहीं होंगे इस रिएक्शन का हिस्सा। फिर उसके बाद द इलेक्ट्रोड्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन आर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, यानी उनको कोई फर्क नहीं है। इफ दे टेक पार्ट इन द रिएक्शन गुड, अगर वो जो रॉड है वो इलेक्शन बोल रही हूँ, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किए तो दे आर इनर्ट इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट कैथोड। अब कैथोड का मतलब क्या है बॉस? ये जो रॉड्स होते हैं ना, ये जो दो रॉड्स हम अंदर डालते हैं, मान लो ये ऐसा है, ये जो रॉड्स हम अंदर डालते हैं, एक होता है कैथोड एक होता है एनोड। ये इलेक्ट्रोड्स यानी रॉड। अब इस रॉड में कैथोड क्या करता है और एनोड क्या करता है? तो कैथोड जो होता है बेटा वो करता है रिडक्शन, और एनोड जो होता है वो करता है ऑक्सीडेशन। अब इसका मीनिंग आपको याद कैसे रखना है बताती हूँ। जब जब मैं बोलूं एनोड तो आपको वो गाना याद आना चाहिए, ओए 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 आ, वो गाना है ना, पूरा नहीं आता मेरे को, ओए 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 आ
मतलब क्या, ऑक्सीडेशन एट एनोड, और कैथोड में बोलूंगी तो आपको याद रखना है Cr, यानी वो क्लास का Cr है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। Cr मतलब कैथोड पे होता है रिडक्शन, और OA 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 यानी OA मतलब ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। अब आप पूछोगे मैम ऑक्सीडेशन का मीनिंग बताओ, वो भी लिख के लाया है। ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज नथिंग बट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया क्या रे? सो OA 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 मतलब ऑक्सीडेशन एनोड, Cr मतलब रिडक्शन एंड कैथोड। कैथोड करता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आने दे आने दे आने दे, ऑक्सीडेशन दिलदार ले जा सोनिए दिल ले जा, वैसे ही क्या बोलता है, सोनिए इलेक्ट्रॉन ले जा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन। उसके बाद टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब दो टाइप्स के सेल होते हैं, एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक को हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब है यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कंटेनर में रहेंगे। एक कंटेनर मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दो अलग कंटेनर यानी गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। एक कंटेनर मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दो कंटेनर मतलब गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। अब यहाँ पे क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ सेल अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन known as electrolysis is forced to occur by passing direct current। तो यहाँ पे हम सीधा का सीधा बैटरी लगा देते हैं और बैटरी लगा के हम डायरेक्ट करंट देते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से सुनो अभी, यहाँ पे एनोड होता है पॉजिटिव, यहाँ पे एनोड होता है पॉजिटिव और कैथोड होता है नेगेटिव। जब आप एक कंटेनर की बात करो, जब आप एक बर्तन लो, इसमें एनोड पॉजिटिव है, एक कंटेनर की बात करो तो एनोड पॉजिटिव है, और जब आप कैथोड की बात करो तो कैथोड नेगेटिव है। लेकिन गैल्वेनिक में उल्टा होता है। गैल्वेनिक में क्या होता है बच्चों, द एनोड ऑफ गैल्वेनिक इज नेगेटिव, एनोड इज नेगेटिव और कैथोड इज पॉजिटिव। समझ में आया क्या रे? समझ में आया क्या? सो इलेक्ट्रोलिटिक मतलब एक कंटेनर, गैल्वेनिक मतलब दो कंटेनर। यहाँ पे एपी है, एपी एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव, और यहाँ पे उल्टा एनोड इज नेगेटिव और कैथोड इज पॉजिटिव। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सो इतना भी याद रखा, इलेक्ट्रोलिटिक में एपी आता है यानी एनोड इज पॉजिटिव, और वो तो मैंने सिखाया ओए 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 मतलब क्या, ओ ऑक्सीडेशन एट एनोड। फिर आप समझ जाओगे कैथोड पे होता है रिडक्शन। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल, मतलब हम अब ये पहला वाला पढ़ रहे हैं जहां पे हम एक कंटेनर की बात करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कंसिस्ट ऑफ अ कंटेनर। ऑफ अ कंटेनर मतलब यहाँ पे बस एक ही कंटेनर होगा। कंसिस्ट ऑफ अ कंटेनर मतलब यहाँ पे एक ही कंटेनर होगा इन विच इलेक्ट्रोलाइट इज प्लेस्ड। सो एक कंटेनर जिसमें इलेक्ट्रोलाइट होगा, एक कंटेनर जिसमें इलेक्ट्रोलाइट होगा, एक कंटेनर ये हो गया जिसमें इलेक्ट्रोलाइट हुआ। उसके बाद इसमें हमने रॉड को डुबो दिया। अब रॉड को डुबो दिया मतलब इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड, यानी रॉड को डुबो दिया। एनोड यहाँ पे मैंने बोला ना एपी होता है, इलेक्ट्रोलिटिक में एपी होता है, यानी आपका जो एनोड है वो होगा पॉजिटिव, ये आपका एनोड हो गया पॉजिटिव, और आपका जो कैथोड है, कैथोड हो गया नेगेटिव। एनोड होगा पॉजिटिव, कैथोड होगा नेगेटिव। और एनोड का तो मैंने सिखाया ओए 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 ओ, यानी एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे होगा रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? नेक्स्ट अब इसका एक एग्जांपल दिया है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन NaCl। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन NaCl में क्या होता है, देखो एक कंटेनर है, डुबो दिया इसमें इलेक्ट्रोड यानी रॉड। अब एनोड यानी एपी पॉजिटिव, कैथोड यानी
एनोड एनोड एनोड, एनोड यानी एपी पॉजिटिव, कैथोड यानी नेगेटिव, उसके बाद फ्यूज्ड Na, यानी अब यहाँ पे क्या होगा देखो, एनोड कैसा है, एनोड है पॉजिटिव, कैथोड है नेगेटिव, एनोड है पॉजिटिव, कैथोड है नेगेटिव। अब Na प्लस है, Cl माइनस है। अब बच्चों Cl बिकॉज ये माइनस है, ये जाएगा एनोड के पास। Cl आपको दिख रहा है एनोड के पास जाएगा, क्यों? क्योंकि Cl क्लोरीन खुद नेगेटिव है तो वो जाएगा पॉजिटिव के पास, और Na पॉजिटिव है तो वो जाएगा नेगेटिव यानी कैथोड के पास। सो क्लोरीन नेगेटिव है, वो गया एनोड के पास, और आपका सोडियम जो है वो पॉजिटिव है, वो गया नेगेटिव कैथोड के पास। ठीक है, समझ में आया? यहां तक समझ में? और उसको कनेक्ट किया है एक बैटरी से, जो बैटरी देती है डीसी। बच्चों डीसी का मतलब क्या है? डायरेक्ट सोर्स ऑफ करंट, डायरेक्ट सोर्स ऑफ करंट, डायरेक्ट करंट देती है। अब देखो क्या होता है, द इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट ऑफ कंटेनर इन विच फ्यूज्ड NaCl इज प्रेजेंट। फ्यूज मतलब अच्छा सा कूट कूट के पानी में डाल दिया। फ्यूज्ड NaCl इज प्रेजेंट, टू ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन इट। ये जो रॉड है ये ग्रेफाइट से बने, उसको उसमें डुबो दिया, इमर्स किया। दे आर कनेक्टेड बाय मेटालिक वायर्स एंड ऑफ डायरेक्ट करंट। ये यहाँ पे बैटरी है और उसको दे दिया डायरेक्ट करंट। ठीक है, अब देखो फ्यूज्ड NaCl कंटेन्स Na प्लस एंड Cl माइनस विच आर फ्रीली मोबाइल। मोबाइल मतलब घूम सकते हैं, घूमी गाड़ी होंडा हो नदी। ठीक है, ये मस्त NaCl अंदर घूम सकते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही करंट दे दिया NaCl का हो जाएगा Na प्लस Cl माइनस। करंट नहीं दिया था तब तक NaCl अपना मस्त रोमांचिक वातावरण मध्ये बसले होते, बट जैसे ही करंट दे दिया Na हो गया प्लस, Cl हो गया माइनस। अब क्या होगा? When potential difference is applied, तो कैथोड बेटा नेगेटिव है तो वो अट्रैक्ट करेगा सोडियम पॉजिटिव को, और एनोड पॉजिटिव है, मैंने अभी बताया ना, एनोड पॉजिटिव है तो वो अट्रैक्ट करेगा Cl माइनस आयंस को। As these are charged particles, they migrate and result in electric current. When these ions reach the respective electrodes, they are discharged according to the following reaction. तो वो ना जब वहां पहुंच जाते हैं, इलेक्ट्रोड को जाके मिल लेते हैं, तो उनकी पूरी चार्जिंग खत्म हो जाती है। अब उन पे कोई चार्ज नहीं, अब वो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। सो जो सोडियम पॉजिटिव है वो जाएगा नेगेटिव कैथोड को, और जो पॉजिटिव एनोड है वो उसके पास जाएगा क्लोरीन नेगेटिव। अब रिएक्शंस देखो, मैंने क्या बोला, ये जो आयंस है ये फ्रीली घूमी करते हैं, यानी फ्रीली माइग्रेट होते हैं। अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं, तो क्लोरीन आयंस माइग्रेट टू एनोड, क्लोरीन आयंस माइग्रेट टू एनोड। अब देखो क्लोरीन है 2Cl माइनस है, तो ये स्प्लिट हो गया Cl में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए इसीलिए +2, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए इसलिए +2। अब ये 2 Cl साथ में आए और इन्होंने बना दिया Cl2। ठीक है, सो प्राइमरी प्रोसेस में क्या हुआ, 2 Cl माइनस है, स्प्लिट हुए Cl में एंड दे गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब वो 2 Cl साथ में आए, उन्होंने बना दिया Cl2, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? ओके देखो ये Cl ओवरऑल रिएक्शन कैसी होगी, ये Cl कट हो गया, ये Cl कट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये 2Cl माइनस देखो यहाँ पे लिख दिया, और ये Cl2, 2Cl माइनस और ये Cl2। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? सो 2Cl माइनस गिव Cl2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखो अब क्या होता है, अब नेक्स्ट रिएक्शन कैसी होती है कैथोड पे, क्योंकि कैथोड तो नेगेटिव है तो उस पे जाएगा पॉजिटिव सोडियम काय करतो बाळांनो, काय करतो, तर सोडियम जो आहे त्याच्याकडे हा एक इलेक्ट्रॉन येतो, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, सोडियम वो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और वो हो गया Na, मेटालिक सोडियम। ठीक है, अब हम लिखेंगे ओवरऑल रिएक्शन। उधर की रिएक्शन थी 2Cl माइनस गिव Cl2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन, अब इधर 2 इलेक्ट्रॉन थे और ये Na प्लस इलेक्ट्रॉन Na, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था और इधर 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो हमने क्या कर दिया, ये रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप बोलोगे मैम 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? बेटा रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन था।
आपल्याला तो इलेक्ट्रॉनचा नंबर सेम करायचा होता. वी वॉन्टेड टू मेक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम, इसीलिए हमने क्या किया, ये वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया. तो ये हो गया 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2Na. आता काय होणार बाळांनो, हे 2 इलेक्ट्रॉन्स कॅन्सल होणार. फिर ये क्या होगा 2Na प्लस 2Cl माइनस 2Cl माइनस मिलके देगा 2Na प्लस Cl2, मिलके देगा 2Na प्लस Cl2. समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ये देखो, ध्यान से देखो, 2Cl माइनस, अब ये 2Cl माइनस कैसे स्प्लिट हुआ बताओ, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में, उसके बाद सोडियम 2Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स ट्वाइस Na. अब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, 2Na प्लस प्लस 2Cl माइनस gives twice Na plus Cl2, twice Na plus Cl2. Done, 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 done. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. जमिया बॉस, चलो आगे बढ़ते हैं. जाऊयात पुढे. अब इसका रिजल्ट क्या है कि इसमें होता क्या है, तो बॉस जो क्लोरीन का कलर होता है, यहाँ पे क्लोरीन का कलर बन जाता है पेल मतलब समझता है क्या, डल ग्रीन, पेल ग्रीन Cl2 गैस इज रिलीज्ड एट एनोड. क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव है तो वो एनोड पॉजिटिव के पास जाता है. AP बोला था ना एनोड पॉजिटिव, तो वो देता है पेल ग्रीन कलर. और जो सिल्वर होता है वो मॉल्टन सिल्वरी व्हाइट होता है, जो आपको मिल जाता है कैथोड पे. ठीक है, जाऊयात पुढे. अब ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl. अब ये तो हमने सिर्फ NaCl देखा. अब मान लो इस NaCl को हमने पानी में डाल दिया तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वियस NaCl कैन बी कैरीड इन द सेल यूजिंग फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन NaCl. यानी उसी NaCl को पानी में डाल दो, कुछ नहीं है, पानी में डाल दिया, सिंपल है. सोडियम Na प्लस है वो एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे Na प्लस है वो एक इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया Na प्लस है प्लस ये एक इलेक्ट्रॉन, वो हुआ Na. अब पानी कैसे स्प्लिट होगा, 2H2O लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, बन गया H2 और 2OH माइनस. सो Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन लिया, Na बन गया, यहाँ पर लिख कर दिखाओ क्या, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन लिया और बन गया Na. उसके बाद वाटर ट्वाइस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर देगा H2 प्लस 2OH माइनस. डन डना डन डन डना डन डन डना डन. आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे. अब हम सीधा नेक्स्ट सेल पे आते हैं, विच इज गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल. अब गैल्वेनिक और वोल्टाइक का मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया, जो दो अलग कंटेनर में होता है. सो जो दो अलग कंटेनर में होता है दैट इज गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल. इन गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड थ्रू द यूज ऑफ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन. यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करेंगे, थ्रू अ केमिकल रिएक्शन. फिर इसके बाद इट इज मेड अप ऑफ 2 हाफ रिएक्शंस. ये तो मैंने आपको बताया, एक कंटेनर में एक रिएक्शन होती है, दूसरे कंटेनर में दूसरी रिएक्शन होती है. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. Each half container consists of a metal strip immersed in a solution. मतलब क्या है, एक मेटल स्ट्रिप को, ये देखो ये एक सोल्यूशन है, ये एक सोल्यूशन है. एक मेटल स्ट्रिप को इधर डालो, एक मेटल स्ट्रिप को इधर डालो, एक मेटल स्ट्रिप को इधर डालो, एक मेटल स्ट्रिप को इधर डालो. उसके बाद इट फॉलोज दैट 2 metal plates and the solution of their ions with known concentration are required. 2 half cells reaction are constructed by immersing the 2 metal plate solution of their respective ions placed in different containers. अब देखो, अब ये दो अलग कंटेनर में तो होता है, ये एक कंटेनर, ये एक कंटेनर, ये कंटेनर में एक इलेक्ट्रोड, ये कंटेनर में एक इलेक्ट्रोड. लेकिन 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 बाळांनो, इन दोनों कंटेनर के बीच में एक चीज होती है ऐसे. ठीक है, अब ये जो दो बाहर के इलेक्ट्रोड्स है, ध्यान से सुनो, ये जो दो बाहर के इलेक्ट्रोड्स है ना, इसको बैटरी से कनेक्ट किया जाता है. आणि बाळांनो याला आपण म्हणतो एक्सटर्नल सर्किट. रेकॉर्डिंग चालू आहे ना,
हाँ, याला बाप रे बाप घाबरले मी. ठीक आहे, हे जे बाहेरून ये इलेक्ट्रोड्स को जो कनेक्ट होता है दैट इज एक्सटर्नल सर्किट, और इसके अंदर भी ऐसे कुछ होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल सर्किट या सॉल्ट ब्रिज. ठीक है, तो जब जब आप गैल्वेनिक सेल की बात करो, यानी दो अलग कंटेनर्स वाले की बात करो, तो एक कंटेनर में एक इलेक्ट्रोड, दूसरे कंटेनर में दूसरा इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाता है बैटरी से. अब ये जो बैटरी से कनेक्ट किया जाता है बाहर से, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल सर्किट, और उसके अंदर एक ऐसी भी एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज. अब ये सॉल्ट ब्रिज ना यू शेप का होता है, इन्वर्टेड यू शेप का, और ये किससे बना होता है? ये बना होता है 5% एक्वियस केसीएल सोल्यूशन प्लस अगार अगार सोल्यूशन. 5% एक्वियस केसीएल सोल्यूशन प्लस अगार अगार सोल्यूशन. ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ये सॉल्ट ब्रिज का रोल क्या है, और यही पेपर में पूछा जाता है 1 मार्क के लिए. व्हाट इज द सॉल्ट ब्रिज कॉल्ड एज? इट इज कॉल्ड एज द इंटरनल सर्किट. पॉइंट 1. सेकेंड थिंग, ये जो सॉल्ट ब्रिज है, ये सॉल्ट ब्रिज को हम इंटरनल सर्किट बोलते हैं. व्हाट इज द सॉल्ट ब्रिज मेड अप ऑफ? किससे बना है? इट इज मेड अप ऑफ 5% aqueous KCl plus agar agar solution. 5% aqueous KCl plus agar agar solution. What is the function of the salt bridge? पहला फंक्शन की वो दोनों सोल्युशन के बीच में एक कॉन्टॅक्ट मेंटेन करके रखता है. नाहीतर तिचं भलतं काहीतरी चालू राहील, त्याचं भलतं काहीतरी चालू राहील, दोघं वेगळे लफडे करतील, असं नाही पाहिजे बाळांनो. दोघांमध्ये एक कॉन्टॅक्ट पाहिजे, दोनों के बीच में एक कॉन्टैक्ट चाहिए, और वो कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने में कौन माहिर है? तो सॉल्ट ब्रिज उन दोनों में कॉन्टैक्ट ये करता है, पहली चीज. दूसरी चीज, वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होता है, यानी ये अगर पॉजिटिव होते जा रहा है तो ये इसको नेगेटिव बनाते जाता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल हो जाएंगे. अगर ये कम पॉजिटिव हो रहा है तो इसको कम नेगेटिव कर देगा. सो इट विल मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. इट विल मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दोनों सोल्यूशन को मिक्स नहीं होने देता है. इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ द टू सोल्यूशन. इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सोल्यूशन, और उसके बाद इट प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सोल्यूशन. सो दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट हुआ, तो वो पहली चीज. दूसरी चीज, दोनों को मिक्स नहीं होने देता है, और तीसरी चीज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है. तो आप इसको याद रख सकते हो ई स्क्वायर. कैसे याद रख सकते हो? ई स्क्वायर एम या ई स्क्वायर एम. ई यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट मेंटेन करता है. ई स्क्वायर, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, और एम मतलब दोनों को मिक्स नहीं होने देता है. इट डज नॉट अलाउ द मिक्सिंग ऑफ द टू सोल्यूशन. उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट नोटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल. अब ये नोटेशन हम कैसे लिखते हैं? तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से. अब ये स्लाइड को अगर मैं छोटा करूं तो कैसे होगा? रुको जरा, सो आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू गाइज. हाँ, ये स्लाइड को मैं छोटू करके यहाँ पे लिख देती हूँ. ठीक है, अब देखो, दिख रहा है ना तुमको? हाँ. अब बीच में ये देखो, बीच में एक, मान लो ये ए है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, और ये प्रोडक्ट है. अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक लाइन आएगी, तो ये रिएक्टेंट, एक लाइन प्रोडक्ट, और यहाँ पे दूसरी रिएक्शन है, x गिव्स y. तो अब ये दूसरी रिएक्शन आप जब लिखोगे तो बीच में दो वर्टिकल लाइन आएगी, तो ये हो जाएगा x, वर्टिकल लाइन y. सो पहली रिएक्शन आप कैसे लिखोगे? रिएक्टेंट एक वर्टिकल लाइन प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एक वर्टिकल लाइन प्रोडक्ट. अब दूसरी रिएक्शन लिख रहे हो तो दो वर्टिकल लाइन लिख दो, फिर रिएक्टेंट x, एक वर्टिकल लाइन प्रोडक्ट. खत्म खत्म. तो ये दो अलग रिएक्शंस है. अब हम इनको कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो. अब यहाँ पे दिया है Al, एक वर्टिकल लाइन, और Al+3. आता बाळांनो याचा मीनिंग काय? तो जो वर्टिकल लाइन के पहले लिखा होता है वो है रिएक्टेंट, जो वर्टिकल लाइन के बाद लिखा होता है वो है प्रोडक्ट. अब बच्चों इसका मतलब है ये है एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम का कन्वर्जन हुआ Al+3 में। अब +3 का मतलब है Al का कन्वर्जन हुआ +3 में, इसका मतलब है उसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो Al और Al+3, अब Al is the reactant, Al+3 is the product. So Al is the reactant, Al+3 is the product. +3 मतलब it has donated 3 electrons. So आगे मैंने लिख दिया +3 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे मान लो लिखा है, अब नेक्स्ट रिएक्शन है तो मैं 2 वर्टिकल लाइन निकालूंगी, ये पूरा अलग है, ठीक है, ये रिएक्शन है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है तो मैं 2 वर्टिकल लाइन निकालूंगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, Na+2 रिएक्टेंट है, एक वर्टिकल लाइन और यहाँ पे आ गया Na। अब Na+2 एक वर्टिकल लाइन और Na, इसका मतलब क्या है, अब Na+2 का मतलब है ये हो गया Na। अब Na+2 से Na हुआ, अब तुम क्या दिमाग लगाओगे, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे। सो Na+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और वो हो गया Na+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और वो हो गया Na। अब इसका मैं और एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। मान लो इधर है, बाप रे इतना मोटा काहे हो गया, इतना मोटा काहे हो गया, हाँ ये देखो, अगर मान लो इधर है Mg, एक वर्टिकल लाइन और Mg+2, ठीक है, और फिर अब 2 वर्टिकल लाइन निकाल दिए, यानी अलग रिएक्शन आ गई। अब यहाँ पे ये शुरू हो रहा है Na+2 से, एक वर्टिकल लाइन Na, तो हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे पहली वाली रिएक्शन। अब देखो Mg रिएक्टेंट हुआ, उसका कन्वर्जन हुआ Mg+2 में, ठीक है, Mg रिएक्टेंट हुआ, Mg का कन्वर्जन हुआ Mg+2 में। अब +2 मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पे लिख दो 2 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद ये दूसरी रिएक्शन है, तो यहाँ पे ऑलरेडी Na+2 है, +2 मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो यहाँ पे आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। सो Na+2 है और उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो Na+2 और 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो +2 इलेक्ट्रॉन, और फिर उसने दिया Na। समझा? सो जब यहाँ पे प्रोडक्ट में प्लस हो तो उसने इलेक्ट्रॉन बाहर दे दिए, और रिएक्टेंट में प्लस हो तो उसने इलेक्ट्रॉन अंदर ले लिए। सो यहाँ पे प्रोडक्ट में प्लस हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर दे दिए, रिएक्टेंट में हो तो इलेक्ट्रॉन अंदर ले लिए। एक और एग्जांपल लेती हूँ, मान लो ये है कैल्शियम, ये है कैल्शियम+2 Na+ और ये है Na, ठीक है। अब हम इसको कैसा लिखेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो 2 वर्टिकल लाइन के पहले ये है, सो कैल्शियम गिव्स कैल्शियम+2, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बाद में है ना प्लस, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंको। अब इधर है Na+, अब प्लस का मतलब है उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इधर 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे बस आएगा Na। समझा समझा समझा? तो प्लस बाद में आया तो इलेक्ट्रॉन भी बाद में आएंगे, प्लस पहले आया तो इलेक्ट्रॉन भी पहले आएंगे, ठीक है। अब ये वाली रिएक्शन उन्होंने ओवरऑल कैसी लिखी है देखो, Al गिव्स Al+3 और यहाँ पे उन्होंने लिखा है Na+2 गिव्स Na। अब हम ये लिखेंगे, ठीक है, कैसे लिखेंगे बताओ, Al गिव्स Al+3, अब प्लस बाद में आया मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए, बाहर दे दिए। अब यहाँ पे Na+2, अब प्लस पहले आया यानी उसने 2 इलेक्ट्रॉन पहले ले लिए और यहाँ पे बन गया Na। आता बाळांनो एक प्रॉब्लम है, एंड द प्रॉब्लम इज कि ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन है और नीचे 2 इलेक्ट्रॉन है। ये सेल नोटेशन इंपॉर्टेंट है, ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 2 इलेक्ट्रॉन है। हमको ये इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना है, तो 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो मतलब कैसा होगा, 2 2 और यहाँ पे भी, यहाँ पे हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 3, अब 2 3 6 और 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हो जाएगा 3। नाउ इज देयर एनीथिंग बाळांनो दैट यू कैन कैंसल, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसल। अब क्या क्या बचा है, 2Al + 3Na + 2
gives 2Al plus 3 plus 3Ni. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. उन्हीं रिएक्शंस को मैंने ऐड कर दिया. 2Al plus 3Ni plus 2, 2Al plus 3 plus 3Ni. ये देखो. ठीक है, ठीक है, ठीक है. टेक अ मिनट एंड राइट दिस डाउन. एंड मुझे पानी भी पीने दो बैठ के 1 मिनट. टेक अ मिनट एंड राइट दीज डाउन. चलो बढ़े आगे. ओके. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल. अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है? देखो मान लो ये 2 कंटेनर हैं, इसमें एक इलेक्ट्रोड, इसमें एक इलेक्ट्रोड. अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में रिएक्शन होती है. दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में रिएक्शन होती है. ये इतना गंदा डायग्राम नहीं निकालना है, बस एक्सप्लेन कर रही हूँ. दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में रिएक्शन होती है. अब रिएक्शन होने की वजह से दोनों के बीच में एक एनर्जी का डिफरेंस आपको दिखने लगता है. दोनों की वजह से आपको इनके एनर्जी में डिफरेंस देखने लगता है, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस. जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस. सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ये भी इलेक्ट्रोड में रिएक्शन हो रही है, ये भी इलेक्ट्रोड में रिएक्शन हो रही है, और दोनों इलेक्ट्रोड्स में रिएक्शन होने के कारण, दोनों इलेक्ट्रोड्स में रिएक्शन होने के कारण दोनों में एक एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, और इस एनर्जी के डिफरेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. Potential difference established due to electrode half reaction occurring on the electrode surface is the electrode potential. So इधर भी रिएक्शन हो रही है, इधर भी रिएक्शन हो रही है, और रिएक्शन के कारण दोनों के बीच में जो डिफरेंस पैदा हो रहा है, एनर्जी का डिफरेंस, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. पढ़ लो, पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन ऑकरिंग एट द इलेक्ट्रोड सरफेस. उसके बाद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब दोनों की एनर्जी के बीच में डिफरेंस तो हो रहा है, लेकिन अब वो डिफरेंस अच्छा है या अब वो डिफरेंस ओकेश नंबर है, हमको कैसे पता चलेगा? जैसे अगर हमने बता दिया कि अरे भाई मेरे को 60% आया, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा 60% इज गुड और नॉट, तो हम एक आइडियल बिहेवियर सेट करते हैं कि भैया 95 आना चाहिए. सो देयर शुड बी समथिंग विच जिससे हम कंपेयर करें, जो हमारे लिए आइडियल हो. बराबर है. सो ध्यान से सुनो, स्टैंडर्ड पोटेंशियल का मतलब है देयर शुड बी सम वैल्यू विच वैल्यू विल टेल यू कि अच्छा भैया ये अच्छा नंबर है या नहीं, या शुड वी कंसिडर दिस और नॉट, शुड वी कंसिडर कि ये नंबर अच्छा है कि नहीं. तो कंपैरिजन के लिए एक नंबर लगता है. अब वो कौन है कंपैरिजन जिससे हम करेंगे? तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड द सेल पोटेंशियल डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर. अब ध्यान से सुनो, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है यानी ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, ये किस पे डिपेंड करता है? तो आप कैसे याद रखोगे? सी टाइम पास. सी टाइम पास कैसे याद रखोगे? देखो देखो टाइम पास हो रहा है, सी टाइम पास. सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, टी मतलब टेम्परेचर, पी मतलब प्रेशर. सो इट इज डिपेंडेंट ऑन 3 फैक्टर्स. वन इज कॉन्सेंट्रेशन, वन इज प्रेशर एंड वन इज टेम्परेचर. ठीक है. सो यहां तक आपको समझ में आया? उसके बाद नो नीड टू गो थ्रू ऑल दिस. हाँ, इस पे बहुत ही कम क्वेश्चन आता है. हाँ, अब हम आते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड पे. तो ये समझ में आ गया आपको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब दोनों पे रिएक्शंस हो रही है, वो रिएक्शन के वजह से जो एनर्जी में डिफरेंस होता है दैट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 3 चीजों पे डिपेंड करता है, सी टाइम पास, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर. अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जैसे मैंने आपको बोला कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, इज दैट अ गुड नंबर और इज दैट नॉट अ गुड नंबर? तो हमको कंपैरिजन के लिए यहाँ पे कोई ना कोई लगेगा. तो कंपैरिजन के लिए हम किसी को तो बीच में रखेंगे, और कंपैरिजन के लिए हम किसको बीच में रखेंगे? तो कंपैरिजन के लिए हम बीच में रखेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड को. अब ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसको माना जाए? तो सारे साइंटिस्ट ने बैठ के दिमाग लगाया और उन्होंने डिसाइड किया कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो एलिमेंट को माना जाए वो एलिमेंट है हाइड्रोजन. वो एलिमेंट है हाइड्रोजन. सो अब देखो, ये बात तो सिंपल है कि जब जब ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन के साथ होता है रिडक्शन. जब जब ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन के साथ होता है रिडक्शन. सो एवरी ऑक्सीडेशन नीड्स टू बी accompanied by reduction. In galvanic cell, oxidation cell and reduction या oxidation and reduction
ऑकर साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली यानी टुगेदर। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा, रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी होगा। फॉर द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, अब उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अच्छा है कि नहीं वो कंसिडर करने के लिए वी हैव टू टेक समथिंग एज द रेफरेंस, और हमने रेफरेंस को ले लिया हाइड्रोजन को। अब जब हमने हाइड्रोजन को रेफरेंस मान लिया तो हमने उसको बोल दिया SHE। SHE का मतलब क्या है बच्चों? SHE का मतलब है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं, इफ इट इज अ गुड नंबर और इफ इट इज नॉट अ गुड नंबर, ये मेजर करने के लिए वी नीड सम रेफरेंस, और हमने रेफरेंस ले लिया SHE को, विच इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में होता क्या है? तो उसमें होती है दो प्लेट जो बनी होती है प्लैटिनम से। अब अगर आप सोच रहे होंगे मैम प्लैटिनम ही कोई अदर मेटल क्यों नहीं? क्योंकि प्लैटिनम इजीली ऑक्सीडेशन करता है, प्लैटिनम खूब आसानी नहीं ऑक्सीडेशन घडवून आणतो। सो प्लैटिनम ऑक्सीडाइजेस इजीली, दैट इज व्हाई प्लैटिनम प्लेट यूज किया है। ठीक है, with platinum black used as electrode, this platinum is connected to the external circuit। मैंने दिखाया ना जो बाहर से कनेक्ट होता है वो एक्सटर्नल सर्किट, और जो अंदर होता है इंटरनल वो है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, उसके बाद अब ये होता कैसे, ये कंस्ट्रक्शन के स्टेप समझ लो, फिर डायग्राम से मैं समझाऊंगी। SHE consists of platinum plates, इतना याद रखा तो भी चलेगा। The plate is connected to external circuit through sealed narrow glass tube. The platinum electrode is immersed in 1 molar H plus solution। Immersed यानी डुबा दिया, किस में डुबा दिया? तो बेटा हाइड्रोजन की बात करें तो 1 molar H plus ion। The solution is kept saturated with dissolved H2 by bubbling hydrogen gas under 1 atm pressure। Platinum does not take part in the electrode reaction। ठीक है, it is inert electrode and serves as a site for electron transfer। So ये इलेक्ट्रॉन भले ही ये बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज होता है, it does not take part in the reaction but इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में हेल्प करता है। it does not take part in the reaction but it helps in the transfer of electron। so स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने रेफरेंस मान लिया, रेफरेंस में प्लैटिनम प्लेट्स हमने ले लिए, ग्लास ट्यूब से उसको सील कर दिया, उसके बाद 1 मोलर H प्लस में उसको डुबा के रख दिया। अब इसकी डायग्राम देखो कैसी है, यहाँ पे एक आसानी से मैं बता रही हूँ, मेरे साथ स्टेप वाइज फॉलो करो। मेरी घटिया डायग्राम तुम लोग वैसे ही देख के ना निकालो, तो मैंने यहाँ पे दी है, बट डायग्राम निकालने का इजी तरीका भी बताती हूँ। आप खुद को ही रोस्ट कर देते हो बेटा, जो खुद पे हंसता है ना वो सबसे कॉन्फिडेंट इंसान होता है। सो इट इज ओके टू लाफ ऑन योर सेल्फ, इट इज ओके टू लाफ ऑन योर सेल्फ। ये इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आप ऐसे खुद को बहुत प्रेशर में डालो। इट्स ओके, चिल चिल होके पढ़ो, ठीक है, स्ट्रेस लेके मत पढ़ो। अब देखो ये कंटेनर है, अब कंटेनर है, अब ये कंटेनर में इन्होंने इतना वो करके दिया है, 3D डायग्राम निकालिए। तुम्ही साधा कंटेनर काढला तरी चालेल। अब कैसे याद रखना है, कंटेनर में डाल दो टॉर्च। ये देखो ऐसा होता है ना हमारा टॉर्च, कंटेनर में डाल दो टॉर्च, डाल दिया कंटेनर में टॉर्च, वेरी गुड। अब कंटेनर में टॉर्च डालने के बाद क्या करना है, कंटेनर में टॉर्च डालने के बाद ये ऐसे अंदर से, तुम स्केल से ड्रॉ करना बेटा, मेरे को लाइन मारनी आती नहीं है, तुमको तो पता ही है, ठीक है। और उसको यहां से ना एक प्लेट लटका दो, इसको यहां से क्या लटका दो, प्लेट। अब आप बोलोगे मैम किसकी प्लेट है, तो अरे मेरे कार्टून ये है प्लैटिनम की प्लेट। तो कंटेनर ले लो, कंटेनर में उल्टा टॉर्च डाल दो, उल्टा टॉर्च डालने के बाद प्लैटिनम की प्लेट डाल दो, और इधर से इसको ऐसा 3D कर दो, और इधर बुड़ 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 निकाल दो, सिंपल है। और अब इसमें देखो क्या क्या है, तो सबसे पहले यहां से हम अंदर क्या डालेंगे, प्योर H2 गैस डालेंगे। ये जो प्लेट है आपकी प्लैटिनम की प्लेट है, यहां तक हमने कुछ भरा है, ये देखो, ये जो अंदर से आपने डाला है ना, यहां तक इसमें कुछ भरा है, ये देखो क्या है, यहां तक भरा हुआ मर्क्यूरी भरा हुआ है। उसके बाद नीचे आपका सोल्यूशन है, ये आपका वेसल है, और जिस वो प्लेट को लटकाने के लिए कुछ चाहिए ना, प्लेट को लटकाने के लिए कॉपर ले लो। सो सिंपल है, अंदर ले लो सोल्यूशन, ठीक है। ये ग्लास जैकेट उसको प्रोटेक्ट करेगा ताकि उसको गोली ना लगे, तो ग्लास जैकेट, ये बीच में ले लो मर्क्यूरी, लटका दो कॉपर से ये प्लॅटिनम की प्लेट, आणि सगळे बुडबुडे इकडून टाका हाइड्रोजनचे। 1 मोलर H+ सोल्यूशन तो लिया ही है। तो आपने क्या क्या लिया बताओ, प्लैटिनम प्लेट ले लिया,
वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। ग्लास का जैकेट ले लिया, फिर ग्लास के जैकेट के पास ये सारा किस में डुबो के रखा है, 1 मोलर H+ सोल्यूशन ले लिया। उसके बाद H2 का गैस हम वहां से बबल कर रहे थे वो हमने देख लिया। इन सबको लटकाया किससे है, कॉपर वायर से लटकाया है, और वहां पे नीचे मर्क्यूरी भी तो भरा हुआ है, तो ये रहा मर्क्यूरी। और कुछ याद नहीं आया तो वेसल तो लेबल कर ही दोगे। इतने लेबलिंग करोगे तो काफी है। 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 लेबलिंग सिखाए, मतलब वैसे तो टेक्स्ट बुक उनके सारे ही सिखा दिया, आ गया सब कुछ, ठीक है। और ये बुड़बुड़े निकाल दो। सो बड़ा कंटेनर, बड़े कंटेनर में उल्टा जैकेट, ये देखो बड़ा जैकेट बोल रही हूँ, उल्टा टॉर्च, ये ऐसा ऐसा ऐसा। गॉड ब्लेस मी, हाँ देवा ब्लेस मी। हाँ ये देखो, अब यहाँ से कॉपर वायर को, अरे यार ऐसा तुम लोग अच्छे से निकालो, हाँ इसको, अब ये मेरे को निकालते नहीं आ रहा है। ये यहाँ पे कॉपर की प्लेट, ये यहाँ पे सारा लिक्विड 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 लिक्विड। अब इसको ये तुम लोग अच्छे से निकालना है, तुमको लेबलिंग के लिए बता रही हूँ। प्लैटिनम प्लेट, 1 मोलर H+ सोल्यूशन। उसके बाद यहाँ पे बीच में भर दो मर्क्यूरी, उसके बाद यहाँ पे किसकी वायर है, ये कॉपर वायर, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी तो अंदर डालना है, H2 गैस, यहाँ से है वेसल। देखो कितनी सिंपल है, इतनी गंदी मत निकालना तुम, बट ठीक है। ये रहा तुम्हारा डायग्राम, ठीक है। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट। अब फॉर्म्युलेशन, ये बना किससे है, तो 2 H+ आयंस हमने ले लिए। ये बना कैसे है, 2 H+ आयंस ले लिया। अब H+ पहले लिखा है यानी इलेक्ट्रॉन भी पहले आएंगे, मैंने वो ट्रिक में बताया था ना लिखते टाइम, देखो H+ पहले आया यानी इलेक्ट्रॉन भी पहले आएंगे, तो 2 H+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन विच विल गिव H2 गैस। सो 2 H+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन विच विल गिव H2 गैस। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, यस और नो, यस और नो, यस और नो। अब देखो SHE का यूज क्या है, तो SHE इज यूज्ड एज द प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यानी इसको हमने मेन बोलकर कंसिडर किया है। इट इज यूज्ड एज द प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्यों जरूरी है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ठीक है। प्राइमरी, अब प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस बताऊंगी। सो इट इज एप्लीकेशन, देख लो, देखो आपको क्या क्या देखना है। ये कंस्ट्रक्शन बस एक बार देख लो, इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, डायग्राम लेबलिंग, उसके बाद ये रिएक्शन 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2। एप्लीकेशंस देख लो, अब डिफिकल्टीज भी देख लो, ठीक है। तो ये SHE इन शॉर्ट पूरा ही इंपॉर्टेंट है। इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन। सो यहाँ पे हम प्योर चीजें नहीं ढूंढ सकते। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन। द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन नॉट बी मेंटेन, हम प्रेशर भी नहीं मेंटेन कर पाते और उसकी क्वांटिटी भी नहीं मेंटेन कर पाते। हाँ ये देखो, exactly the quantity cannot be kept to 1 molar also. क्लियर है। सो इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन, प्रेशर मेंटेन नहीं कर सकते, क्वांटिटी आपको रखनी है 1 मोलर, ठीक है। और दिस रिजल्ट्स इन चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। सो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होते रहता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन नहीं मिल सकता, प्रेशर और क्वांटिटी हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते, प्रेशर 1 atm पे मेंटेन नहीं कर पाते, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में जो है वो चेंज हो सकता है। सो व्हाट आर द डिफिकल्टीज, प्योर हाइड्रोजन, प्रेशर 1 मोलर नहीं रख सकते और कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो सकता है, ये हुई डिफिकल्टीज। नेक्स्ट हम आते हैं गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल यानी वो है जो आप आपके एसी के रिमोट में, टीवी के रिमोट में यूज करते हो, कि वो सेल खत्म हो गया तो आप फेंक देते हो, ड्राई सेल है। इसका मतलब क्या, ड्राई सेल है ना, उसमें लिक्विड का होता है। सो बेसिकली गैल्वेनिक प्राइमरी सेल का मतलब है यूज एंड थ्रो, उसमें रिएक्शंस होगी, आप उसको यूज कर सकते हो। एक बार उसके अंदर के रिएक्शंस खत्म हो गए, मटेरियल खत्म हो गया, कि आपको उनको फेंकना है। यू कैन नॉट रिचार्ज इट एंड यूज। तो जो आप रिचार्ज करके नहीं यूज कर सकते, जैसे टीवी का रिमोट, एसी का रिमोट, और कार्स होते हैं ना रिमोट कंट्रोल वाले, सो जो
बैटरी वाले होते हैं कि बैटरी यूज एंड थ्रो है, वो है प्राइमरी। व्हेन अ गैल्वेनिक सेल डिस्चार्जेस ड्यूरिंग द करंट जनरेशन द केमिकल्स आर कंज्यूम्ड। अब वो चल नहीं रही है मतलब केमिकल्स उसमें के सारे खत्म हो गए हैं। चल नहीं रही है मतलब उसमें के सारे केमिकल्स खत्म हो गए हैं। चल नहीं रही है मतलब केमिकल्स खत्म हो गए। अब केमिकल्स खत्म हुए तो क्या हुआ? इन प्राइमरी वोल्टाइक सेल once the chemicals are completely consumed the cell reaction stops। यानी सेल अब जैसे ही उसमें के केमिकल्स खत्म हो गए हैं, सेल काम करना बंद कर दी है। जैसे ही उसमें के केमिकल खत्म हो गए हैं, सेल काम करना बंद कर दिए। द सेल रिएक्शन कैनॉट बी रिवर्स्ड इवन आफ्टर रिवर्सिंग द डायरेक्शन। अब आप क्या कर सकते हो? अब आप बोलोगे नहीं मैम रिमोट का सेल खत्म हो गया है, तभी भी आप वही सेल यूज करो। तो बच्चों इज इट पॉसिबल? नहीं। अगर रिमोट का सेल खत्म हो गया तो भाई फेंक दे वो सेल, क्योंकि अब उसमें के केमिकल्स ही खत्म हो गए। उसको हम बोलेंगे गैल्वेनिक प्राइमरी सेल, जो डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। एक आप यूज करोगे उसमें के केमिकल्स खत्म हो गए, यू कैन नॉट यूज इट अगेन एंड देन यू हैव टू थ्रो इट। दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी वोल्टाइक सेल। फिर हम आते हैं सेकेंडरी वोल्टाइक सेल। अब सेकेंडरी वोल्टाइक सेल का मतलब है कि भले ही उसके अंदर के केमिकल्स खत्म हो गए हो, तो भी आप उसको वापस यूज कर सकते हो करंट उल्टे डायरेक्शन में देके। सो ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे सेल्स भले ही उसके केमिकल्स खत्म हो गए बट आप उसको रीयूज कर सकते हो, दैट इज द सेकेंडरी वन। और ऐसे जिसके केमिकल्स खत्म हो गए हो और अब आप उनको रीयूज नहीं कर सकते हो, दैट इज प्राइमरी। जो रीयूज हो सकते हैं दैट इज सेकेंडरी। In secondary voltaic cell, the chemicals consumed during the current generation can be regenerated. Yani you can use it again, can be regenerated. For this purpose, an external potential slightly greater than the cell potential is applied. So externally हम उसको कुछ energy देते हैं जो internal energy से ज़्यादा होती है, This results in reversal of the direction of flow of current. यानी आप उसको वापस कैसे use कर सकते हो? By reversing the current. The voltaic cell which can be recharged are called as secondary voltaic cell. So ये सबसे important है। जो recharge नहीं किए जा सकते वो primary, और जो recharge किए जा सकते हैं वो है secondary। चलो बड़े आगे। नेक्स्ट ड्राई सेल, यही वो रिमोट वाले सेल। अब ड्राई सेल का एक और नाम है लेक्लांचे सेल। बच्चों इसका कंस्ट्रक्शन आपको खुद ही एक बार पढ़ना पड़ेगा। लेक्लांचे सेल की अगेन डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक बार कंस्ट्रक्शन खुद ही पढ़ लो। द कंटेनर ऑफ द सेल इज मेड अप ऑफ जिंक। किससे बना है? जिंक से बना है। विच सर्व्स एज एनोड यानी नेगेटिव। इट इज लाइंड फ्रॉम द इनसाइड विद अ पोरस पेपर। पोरस यानी उसको होल्स होते हैं टू सेपरेट फ्रॉम द अदर मटेरियल। सो बाहर वो बना है जिंक से, उसके अंदर है पोरस पेपर। एन इनर्ट ग्रेफाइट रॉड इन द सेंटर ऑफ द सेल इज इमर्स। सेंटर के सेल में ग्रेफाइट रॉड है। इट इज सराउंडेड बाय पेस्ट ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक। It is a moist paste of ammonium chloride and zinc chloride. अब डायग्राम बताऊंगी तो ज्यादा ध्यान में आएगा। देखो कुछ नहीं है, ये बाहर किससे बना है? जिंक कंटेनर। ये देखो अभी हमने देखा बाहर किससे बना है। मैं ड्रॉ करके दिखाऊं मेरी बकवास ड्राइंग में? ये ऐसा है। 3D डायग्राम ही निकालनी है इनको भी टेक्स्ट बुक में। बेचारे बच्चे, और इनको ये सब करवाना है मेरे बच्चों से, सेल वेल निकलवाने हैं। हाँ वो भी 3D। सेल निकलवाओ भाई, बट 3D क्यों निकलवा रहे हो? ये ऐसा ऐसा, ये देखो ऐसा ऐसा, ये सेल को दे। तुम लोग स्केल से निकालना बेटा। अब ये कंटेनर बना किससे है? ये बना है जिंक कंटेनर। उसके बाद उसके यहाँ ऐसा ऐसा कुछ तो निकालो, ऐसा इसको गोल कर दो, और इसके बीच में एक और ऐसा गोल, ऐसा तिलक लगा दो उसको। ठीक है, अब ये जो तुमने तिलक लगाया यानी इसके अंदर तुमने क्या भर दिया? तो बॉस ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। पहले तो हाँ, ये लगाने के बाद इसको ना ढक्कन लगा देना ऊपर से, नहीं तो सब कुछ बाहर निकल जाएगा। अब ये ढक्कन किससे बना है? तो ब्रास, ब्रास कैप बोलते हैं इसको। यानी इसको ढक्कन लगा दिया ब्रास कैप का। ठीक है, ब्रास कैप का ढक्कन लगा दिया। अब ये रॉड किससे बना है? ये रॉड बना है ग्रेफाइट से, रॉड बना है ग्रेफाइट से। ठीक है, सो बाहर से ये बना है पूरा डब्बा जिंक कंटेनर, ऊपर टोपी बनाई ब्रास कैप,
उसके अंदर ये जो है ये बना है ग्रेफाइट रॉड, ग्रेफाइट रॉड, ग्रेफाइट रॉड, ग्रेफाइट रॉड, ठीक है। उसके बाद बहुत ही ध्यान से सुनो, अंदर हमने बोला था ना, उसने अंदर एक और पोरस पेपर लगाया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पोरस पेपर। उन्होंने टेक्स्ट बुक में कुछ और ही लेबल किया है, हम उसको पोरस पेपर लिख देंगे क्योंकि यही टेक्स्ट बुक में दिया है। उसके बाद ये जो खाली जगह है यहाँ पे कुछ कुछ पेस्ट रहेगी। किस चीज की पेस्ट रहेगी? तो पेस्ट ऑफ NH4Cl प्लस ZnCl2, ठीक है। सो सिंपल है, एक डब्बा निकालो, डब्बा पूरा बना है जिंक से, अंदर ऐसे कुछ डाल दो रॉड, जो कि रॉड आपकी बनी होगी किससे? ग्रेफाइट से। ढक्कन लगा दो विच इज द ब्रास कैप, ठीक है। उसके ऊपर अंदर से एक लाइनिंग कर दो विच इज कॉल्ड एज द पोरस पेपर। समझ में आया क्या? बस इतना कर दोगे लेबलिंग तो भी काफी है। तुमको दिख रही है क्या मेरी लेबलिंग? अरे सही तो दिख रही है। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन एट एनोड, मैंने बोला ना बाहर से, उसके बाहर जो हमने ये यहाँ पे लगा दिया था वो था जिंक। जिंक वॉज एक्टिंग एज अ एनोड, जिंक वॉज एक्टिंग एज अ एनोड, ठीक है। एनोड मतलब OA, एनोड, A फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक देता है 2 इलेक्ट्रॉन, सो Zn विल गिव Zn+2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन, OA, सो OA मतलब ऑक्सीडेशन बाय एनोड, ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक ने दे दिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो Zn+2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। रिडक्शन एट कैथोड, अब कैथोड यानी अंदर का पेस्ट इज एक्टिंग एज द कैथोड, सो ये NH2NH4 प्लस कैथोड यानी इट विल एक्ट एज रिडक्शन, CR बोला था ना क्लास रिप्रेजेंटेटिव, रिडक्शन यानी इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। सो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये हो गया ट्वाइस NH3 प्लस H2, ये हो गया ट्वाइस NH3 प्लस H2। बस इतनी ही रिएक्शन देखो काफी है, ये वाली देख लो बस। एक देख ली एनोड की, एक देख ली कैथोड की। यूजेस ऑफ ड्राई सेल, यूज्ड एज अ सोर्स फॉर पावर इन फ्लैश लाइट्स, पोर्टेबल रेडियो, टेप, क्लॉक, किधर भी यूज कर सकते हैं, वॉच में भी तो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आता है लीड स्टोरेज बैटरी, या इसी को हम बोलते हैं लीड एक्यूमुलेटर, ठीक है। अब ये जो लीड एक्यूमुलेटर है ये क्या करता है? इट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, खुद में दबा के रखता है क्या बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ड्यू टू रीजनरेशन ऑफ ओरिजिनल रिएक्शन, इट फंक्शंस एज गैल्वेनिक सेल, इट फंक्शंस एज गैल्वेनिक सेल, ठीक है। सो खुद के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को समा के रखेगा, खुद के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को समा के रखेगा। अब ये होता कैसे है? तो देखो यहाँ पे पहले तो एक बड़ा कंटेनर है, उसमें तीन ये, अरे यार ऐसे तीन के 2 सेट डाल दो। अब ये 2 सेट का मतलब मैं बताती हूँ। अब ये कंटेनर है, ये कंटेनर के अंदर पहले तो लिक्विड रहेगा। क्या लिक्विड रहेगा? 38% H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। अब तीन के 2 सेट डाल दिए। पहला 3 का सेट जो डार्क कलर में दिख रहा है वो Pb विद PbO2 है, और जो ऐसे लाइट दिख रहा है जो पेंटेड नहीं है वो सिर्फ Pb प्लेट है। सो अब जो पेंटेड नहीं है, नॉट पेंटेड Pb प्लेट है विच इज एनोड, जो पेंटेड है Pb प्लस PbO2 वो है कैथोड। सो पेंटेड वाला कैथोड, नॉन पेंटेड वाला एनोड, पेंटेड वाला कैथोड, नॉन पेंटेड वाला एनोड। पेंटेड वाले में के अंदर है Pb प्लस PbO2, नॉन पेंटेड वाले के अंदर है सिर्फ Pb। अ ग्रुप ऑफ लीड प्लेट्स पैक्ड विद स्पॉन्जी लीड serves as anode, another group of lead plates bearing lead dioxide यानी PbO2 serves as cathode। मैंने बोला ना जो painted है वो है cathode। To provide large reacting surface, the cell contains several plates for each type। अब Pb के 3 प्लेट, Pb प्लस PbO2 के 3 प्लेट, 6 प्लेट क्यों दिए? ताकि रिएक्शंस को बहुत सारी जगह मिले। डायग्राम तो उसकी बहुत ईजी है, 3 के 2 स्लाइड डाल दो, 3 को पेंट करो ऑल्टरनेट, 3 को पेंट मत करो। जिनको पेंट किया दैट इज Pb विद PbO2, जिनको पेंट नहीं किया दैट इज Pb। पेंटेड वाले कैथोड, नॉन पेंटेड वाले एनोड, और जो लिक्विड में डाला दैट इज 38% H2SO4। किसी ने पूछा कि भैया इतने प्लेट्स क्यों लगे, तो बोलना ताकि रिएक्शंस को ज्यादा जगह मिले। अब देखो ऑक्सीडेशन एट एनोड, अब एनोड कौन सा है इसमें से मुझे बताओ बच्चों? नॉन पेंटेड वाला यानी Pb वाला है एनोड, नॉन पेंटेड वाला यानी Pb वाला है एनोड, ठीक है। यहां पे लिख के दो नॉन पेंटेड Pb, तो तुमको याद रहेगा नॉन पेंटेड यानी Pb। अब ये Pb 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है, क्यों? क्योंकि ये एनोड पे है ना, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। देखो बच्चों एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन,
ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन तो देगा, कैसे देगा इलेक्ट्रॉन, तो Pb गिव्स Pb+2 एंड इट गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद Pb+2 प्लस SO4 2 माइनस गिव्स PbSO4। तो इतना भी तुम लोग ने याद रख लिया, तुमको रिएक्शंस दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, हाँ दिख रहे हैं। Pb गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स विच इज Pb+2, ठीक है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर वही Pb+2 SO4 2 माइनस लेता है, वो हो गया PbSO4। अब इनको कंबाइन कर दो, कैसे कंबाइन करोगे, Pb प्लस SO4, ये देखो ये Pb+2, ब्लैक से कट करती हूँ, Pb+2 कैंसिल, Pb फिर उसके बाद ये SO4 2 माइनस गिव्स PbSO4, समझ में आ गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो बहुत ही सिंपल है, ये देखो Pb गिव्स Pb+2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद Pb+2 प्लस SO4 माइनस 2 गिव्स PbSO4। नाउ व्हाट कैन यू कैंसल, Pb+2 कैंसल, क्या क्या बचा, Pb प्लस SO4 माइनस 2 गिव्स PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, बस, ठीक है, ये हो गया रिएक्शन एट एनोड, यानी ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है रिएक्शन एट कॅथोड। आता बाळांनो कॅथोडचा अर्थ काय, कॅथोडचा अर्थ आहे, वा, कॅथोडचा अर्थ आहे रिडक्शन, आणि बाळांनो रिडक्शनचा अर्थ आहे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॅथोडचा अर्थ आहे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, PbO2 प्लस 4H प्लस, याद रहा तो ठीक है ये, क्योंकि नेसेसरी चीज, जो प्रेडिक्टेबल सवाल होते हैं बोर्ड्स में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पे एनर्जी लगाओ, ये मैं बता तो रही हूँ, बट यू नीड टू नो कि ये प्रीवियस ईयर में कभी ये रिएक्शंस आए हैं कि नहीं, और अगर इस पे क्वेश्चन आया है तो इस पे सिर्फ क्वेश्चन आया है किस चीज का क्वेश्चन आया है, इस पे सिर्फ डायग्राम का। अगर तुमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे सारे 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन चाहिए, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे एक पूरा सॉल्व बोर्ड्स का क्वेश्चन बैंक जो है वो पूरा सॉल्व मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है सियोना मैम केमिस्ट्री, आप सर्च करोगे सियोना मैम केमिस्ट्री, तो सियोना मैम केमिस्ट्री में मैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नोट्स जो है 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये मैं उसमें डाल दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में, सियोना मैम केमिस्ट्री, ठीक है। अब देखो PbO2 प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Pb2 प्लस 2H2O, ठीक है। अब ये देख लो, याद रहा तो ठीक, नहीं तो ठीक है। Pb प्लस SO4 2 माइनस गिव्स PbSO4। अगेन इज देयर एनीथिंग दैट यू कैन कैंसिल, एनीथिंग यू कैन कैंसिल, नथिंग यू कैन कैंसिल। ओवरऑल रिएक्शन कंबाइन कर दो, वही है अगेन रिडक्शन एट कैथोड। ते मासूम बच्चों से क्या क्या करा रहे हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ लीड एक्यूमुलेटर। अब एप्लीकेशंस ऑफ लीड एक्यूमुलेटर मतलब ये काम कहाँ आता है, इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, यानी डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए ये यूज्ड है, यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, पॉइंट 1। उसके बाद A12V लीड स्टोरेज बैटरी कंस्ट्रक्शन बाय कनेक्टिंग 6 2V सेल्स इन सीरीज, अरे यार, कनेक्टिंग 6 2V सेल्स इन सीरीज, 6 सेल्स को कनेक्ट करो, और ये कहाँ पे यूज होता है, इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर। इसको ही डबल एक्स किया अपन ने, अभी 3 के 2 सेट्स लिए यानी 6 के, इसको डबल एक्स कर दिया, डबल यूज कर दिया, डबल उसमें सारा कंटेंट डाल दिया, तो वो यूज होगा ऑटोमोबाइल और इन्वर्टर में। नेक्स्ट है निकल कैडमियम बैटरी। एक मिनट बच्चों, डोंट फॉरगेट टू check the 1 2 3 4 marks question of electrochemistry, okay? थोड़ा ही बचा है अभी। निकल कैडमियम बैटरी या निकैड स्टोरेज। अब इसमें क्या क्या होता है, तो अगेन बच्चों दिस इज अ सेकेंडरी ड्राई सेल, दिस इज अगेन अ सेकेंडरी ड्राई सेल, और इसको सेकेंडरी का मतलब ही है यू कैन रिचार्ज इट, सेकेंडरी का मतलब ही है यू कैन रिचार्ज इट। अब इसमें क्या होता है, अगेन निकल एंड कैडमियम, नेम इटसेल्फ टेल्स यू इट हैज निकल एज वेल एज इट हैज कैडमियम। अब कैडमियम यहाँ पे क्या करता है,
तो कैडमियम विल एक्ट एट द एनोडिक एंड। अब एनोड मतलब क्या होता है बच्चों, जहां ऑक्सीडेशन होता है, और निकेल विल एक्ट एज द कैथोडिक एंड, यानी जहां पे होता है रिडक्शन। अब कैडमियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो Cd प्लस 2OH माइनस बिकम CdOH, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। अब निकेल क्या करेगा, वही इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, सो NiO2 प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स NiOH ट्वाइस। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन लिख दो। अब मर्क्यूरी बैटरी इज अ सेकेंडरी ड्राई सेल, ये भी बता दिया। द मर्क्यूरी बैटरी कंसिस्ट ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड एमालगम विद मर्क्यूरी। द कैथोड इज अ पेस्ट ऑफ Hg एंड कार्बन। किससे बना है, मर्क्यूरी और कार्बन से बना है ये पेस्ट। इट इज मेड अप ऑफ मर्क्यूरी एंड कार्बन। द इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन एंड मेड अप ऑफ पेस्ट ऑफ KOH एंड ZNO. The electrode reaction and reactions of the cell are given here. No need, if you read this much it is fine. उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्यूल सेल, ठीक है। अब बस इसके बाद एक ही और सेल बचा है, फिर हम वो देख लेंगे, ठीक है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। ओके, ये तो मर्क्यूरी बैटरी हो गया। उसके बाद वी विल मूव नेक्स्ट टू द फ्यूल सेल्स। अब बच्चों फ्यूल सेल्स मतलब क्या, द फंक्शनिंग ऑफ फ्यूल सेल बोल रही थी मैं। द फंक्शनिंग ऑफ फ्यूल सेल्स is based on the fact of combustion reaction. Banu, what do you mean by combustion? Combustion का मतलब है reaction with carbon so that वो आपको carbon dioxide and water दे. So based on the fact that it takes place through combustion reaction, और ये होता है from ordinary galvanic cell, normal cell से, और यहाँ पे they are continuously supplied to the electrode from reservoirs, and next in these cells one of the reactant is a fuel such as hydrogen gas or methanol. So fuel cell है भाई, fuel तो देना पड़ेगा. So what can be your fuel? Hydrogen gas या methanol. उसके बाद इसकी डायग्राम देख लो H2O2 सेल की। अगेन ये वाली डायग्राम इज सुपर डुपर सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत चिंदी डायग्राम है। डब्बा निकालो, डब्बे में दो रॉड्स निकालो, एक तरफ से H2 गैस डाल दो, एक तरफ से O2 गैस इनलीड कर दो। एक तरफ है आपका एनोड, एक तरफ है कैथोड, और बीच में होगा पानी। सो सिंपल है, 2 इलेक्ट्रोड्स, एक तरफ से H2 एक तरफ से O2, ऊपर से निकलेगा H2O, एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड, और जो बीच में सोल्यूशन जाएगा बच्चों, हे सोल्यूशन असणार आहे आपला aqueous KOH। क्लियर है। गो थ्रू दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, ये वाली डायग्राम पूछी जाती है। बस थोड़ा ही बाकी, अब ये कंस्ट्रक्शंस है कि वो कैसे बना है। आई थिंक यू गाइस शुड गो थ्रू इट, नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बट द डायग्राम ऑफ कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल एंड ड्रॉबैक। एडवांटेजेस, द रिएक्टिंग स्पीशीज आर कंटिन्यूअसली सप्लाइड। मैंने बोला ना H2O2 हम देते रहते हैं, दे आर नॉन पॉल्यूटिंग। फ्यूल सेल्स प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी विद एन एफिशिएंसी ऑफ अबाउट 70%। फिर उसके बाद ड्रॉबैक्स, H2 इज हजार्डस टू हैंडल, बहुत खतरनाक है भैया। और फिर आते हैं इसके एप्लीकेशंस। The fuel cells are used on experimental basis in automobiles. The fuel cells are used for electrical power in the space program. In spacecraft, the fuel cell is operated at such high temperature. और फिर उसके बाद in future fuel cells can possibly explode यानी वो फूटना नहीं, explore करना, explore as the power generation in hospitals. उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नाउ दिस इज द लास्ट आर्टिकल ऑफ द चैप्टर। व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स have been determined using standard hydrogen electrode. मैंने बोला ना, रेफरेंस के लिए हम किसी को बीच में रखेंगे, that is the standard hydrogen electrode. These electrode with their half reactions are arranged according to their decreasing standard potential. अब इनको अरेंज किया गया है according to the decreasing, यानी मैंने बोला ना रेफरेंस रखा हाइड्रोजन को और फिर उनको अरेंज कर दिया in the decreasing order of standard hydrogen potential. This arrangement is called as electrochemical series. So हाइड्रोजन को हमने मान लिया रेफरेंस और उसको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, which will be called as decreasing सीरीज, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, की पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, यहाँ पे डेफिनेशन देख लो, जस्ट गो थ्रू एटलीस्ट 2 पॉइंट्स ऑफ दिस, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। वही है
कि इनको कैसे अरेंज किया गया है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, और हाइड्रोजन को मान लिया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। और उसके बाद एप्लीकेशंस क्यों जरूरी है, फॉर फाइंडिंग आउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द स्पीशीज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हाफ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन अदर वर्ड्स ई नॉट, यानी ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर है, मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ये ई नॉट के वैल्यू से पता चलता है कि वो कितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लार्जर द ई नॉट वैल्यू ग्रेटर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ई नॉट का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। उसके बाद एज वी मूव डाउन द टेबल, द ई नॉट वैल्यू एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। सो जो ज्यादा ई नॉट का वैल्यू दे विल बी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, कम ई नॉट का वैल्यू लेस ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। उसके बाद ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जनरल रूल्स कुछ दिए हैं, जनरल रूल्स में बस ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में बोला है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस, no need to rectify, and even the series here is given for your explanation, no need to learn or rectify anything, but इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे से कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसका पीडीएफ मैं नीचे भी लगा रही हूँ, मेरे टेलीग्राम सियोना मैम केमिस्ट्री में भी लगा रही हूँ, सो यू गाइस कैन गो एंड चेक इट आउट। और 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क क्वेश्चन अच्छे से करो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक जो एकदम मेरे को इमरजेंसी में आज लेना पड़ा कि कुछ भी वो आज ही कंप्लीट करके जाऊंगी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग गाइस, बाय बाय।